जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा। शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। पग पग पर देखे हो प्रभु साथ मेरा, पग पग पर देखे हो प्रभु साथ मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा। प्रभु प्रीत है तेरी उदारता का अधरों पे गीत है, नीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु प्रीत है तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। सांसों के सरगम से आभार तेरा, सांसों के सरगम से आभार तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा।
ओम शांति एंड धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। आप सभी ने एक प्यारा सा गीत सुना। आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एक रूहानी मुलाकात अननोन वॉरियर्स के साथ। जी हाँ, हम इसमें मिलते हैं ऐसे ही रूहानी सोल से, एक यात्रा करते हैं उनकी जर्नी से और सीखते हैं बहुत कुछ उनके एक्सपीरियंस से, अपने जीवन में इनकलकेट करते हैं बहुत सारी बातों को। तो आज ऐसे ही एक गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे माउंट आबू की पहाड़ियों से, अरावली हिल से। उसके पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लाइफ बायोग्राफी से मैंने कुछ आप सबके लिए सुना है। कहते हैं कि मुश्किलें मेहनत जिंदगी का हिस्सा है और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां हैं। जैसा कि किसी ने कहा है, खुदा ने वादा नहीं किया कि आसमान होगा नीला होगा तो हमेशा बादलें नहीं होंगी। अगर जीवन में हर हमेशा ही फूलों भरी जिंदगी होगी, राहें होंगे। खुदा ने ये वादा नहीं किया कि अगर सूरज होगा तो बादल नहीं आएगा और खुशी होगी तो गम नहीं आएगा, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। ऐसा खुदा ने वादा किया। कलयुग है और इस समय पे हम सब जानते हैं अपने अपने अनुभवों से कि जीवन में बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारे ऐसी बातें जो ना चाहते हुए भी हमारे जीवन में आती है। कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट्स, कहीं ना कहीं हमारी डेस्टिनी, और ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं जिसको हम झेलते हैं, जिसको हम सहते हैं और जिसको हम खुशी खुशी पार भी कई बार कर जाते हैं। बहुत ही अच्छा डॉक्टर कलाम ने अपने बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में ये लिखा था, तो मुझे लगा कि ये आप सबको बताना चाहिए। खुदा ने हमेशा वादा नहीं किया कि सब कुछ सबको मुकम्मल जहाँ मिल सकता है। आज जैसे कि आप सभी ने सराहना दिया है और आप सभी जानते हैं कि इस एपिसोड जो मैं अभी कर रहा हूँ उसमें हमेशा आपको एक नए ऐसे सोच से मिलवाने की कोशिश करता हूँ जो कि एक जीवन में प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल, पर्सनल एंड सोशल कनेक्टेड है और अपने जीवन को कंटेंटेड महसूस करते हैं। जो कुछ भी उनको मिला है, जरूरी नहीं कि उनको पास ऐशो आराम वाली जिंदगी होगी, जरूरी नहीं उनके पास बंगले और गाड़ियां होंगी, लेकिन परमात्मा का प्यार, परमात्मा की ज्ञान उनके जीवन में है, वही उनके लिए सब कुछ है आज के डेट में। तो ऐसी ही रूहानी सोल से आज हम मिलने जा रहे हैं आबू पर्वत से। तो स्वागत है डॉक्टर पूजा बहन, आप हमारे साथ हैं और आप हम सबके सामने कृपया अपना माइक अनम्यूट करके सबको ओम शांति करेंगे। ओम शांति। तो पूजा बहन हमारे साथ। Om Shanti and divine greetings from Mount Abu. पूजा बहन की कहानी और सुनेंगे उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। तो पूजा बहन, आज हम शुरू करते हैं एक रूहानी यात्रा आपके साथ और आपकी लाइफ जर्नी को हम सुनेंगे। तो सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि आपका जीवन, आपका बचपन, आपका परवरिश, आपका फैमिली बैकग्राउंड यूपी के से लखनऊ से कुछ किलोमीटर दूर सुल्तानपुर में आपका जन्म हुआ और वहां से अपनी आप जर्नी की शुरुआत करती हैं। और बचपन का वो जो 10-15 साल है और बचपन में क्या क्या आपकी कुछ नटखटपना, कुछ हॉबीज, कुछ स्कूल की यादें, ये सारी बातें फैमिली बैकग्राउंड के साथ आप हम सबके सामने साझा कीजिए। स्वागत है आपका इस रूहानी मुलाकात में और आप हमारे साथ हैं माउंट आबू की पहाड़ियों से डॉक्टर डॉक्टर पूजा बहन जी। थैंक यू सो मच एंड वेलकम। थैंक यू। मेरा जन्म सुल्तानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश, जो हमारे देश की पॉलिटिकल स्टेट है, कैपिटल है उसका लखनऊ, और लखनऊ से 100 किलोमीटर की करीब दूरी पे सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट है। बहुत बड़ा और बहुत फेमस। हर बार जब भी आप टेलीविजन पे, मीडिया में सुनते हैं कि इलेक्शंस होने वाले हैं, तो सबसे ज्यादा भीड़ सुल्तानपुर और अमेठी में ही होती है। बहुत स्ट्रांग है। और सुल्तानपुर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है। जैसे पुराने टाइम पे वहाँ पे मुगल सम्राट इन सब राज किया, तो गांव का नाम है दामोदरपुर। कोई दामोदर रहे होंगे। वहाँ पे मेरा जन्म हुआ 26 जुलाई 1983 को। 26 जुलाई 1983, जिसे कि हम कारगिल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। एक स्मृति दिवस होता है। और महाराष्ट्र और स्पेशली मुंबई के लोग 26 जुलाई को थोड़ा कम पसंद करते हैं। पूरी मुंबई बाढ़ में डूब गई थी, ये वही दिन है। तो जब मैं पैदा हुई उस टाइम पे भी
बहुत बारिश हो रही थी। वैसे तो मैं आगे जन्म के कई सालों बाद तक कभी सुबह उठना नहीं चाहती थी, बिल्कुल नहीं उठना नहीं चाहती थी, पर मेरा जन्म जो है इसीलिए एक बारी 4:30 बजे सुबह-सुबह हुआ। और मेरे परिवार में मेरे जो पिताजी हैं, वो रेलवेज़ में। जब मैं जन्म लेने वाली थी, उस टाइम पे ही पापा का सिलेक्शन रेलवेज़ में हो गया, तो उनकी पहली जो पोस्टिंग है, वो सुल्तानपुर में हुई। और जब मैं करीब 3 साढ़े 3 साल की हुई, तब तक फिर पापा का जो पहला प्रमोशन हुआ, उसमें उनको लखनऊ मिला। और तब से फिर हमारी जर्नी जो है, वो लखनऊ में आगे बढ़ी। लखनऊ हम सभी को पता है नवाब्स जो फॉरेनर्स भी होते हैं नवाब्स, रवाब्स, कबाब, नवाब उनको इसी से पहचान है और जो चिकन का वर्क है पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वो भी लखनऊ का है। तो मेरे पिताजी इस वक़्त रिटायर्ड है रेलवे से। मेरी जो मम्मी हैं वो हाउसवाइफ़ हैं, जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा रही हैं और मेरा सपोर्ट रही हैं। मेरा बड़ा भाई जो है वो मुझसे 5 साल बड़ा है। जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ट्रेड में इंजीनियर है। अपनी लाइफ में अपना पर्सनल प्राइवेट जॉब कर रहा है। मेरा छोटा भाई मुझसे 3 साल छोटा है, जो कि फाइनेंस में है, आदित्य बिरला ग्रुप के साथ रिलेशनशिप मैनेजर, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पार्टनर इन क्राइम। हम लोग बहुत क्लोज़ हैं, क्लोज़ेस्ट टू माय हार्ट। और अभी के समय पे बड़ा भाई और भाभी जो है मेरी बड़ी, वो बीएड कर चुकी है, तो गवर्नमेंट टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। छोटी भाभी जो है उसने भी बीएड किया हुआ है, वो अपने बच्चे को पढ़ाती है अभी, कुछ समय में। कुछ और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, अभी स्कूल के लेवल पे स्टार्ट नहीं किया है। तो सबसे जो मेरी पहली मेमोरी बचपन की मुझे याद आती है, ये सब तो सुना हुआ है सब कुछ, जो बाद में पता पड़ता है। जो मेरी पहली मेमोरी है, वो है कि मैं सुल्तानपुर में थी और पापा की नाइट ड्यूटी थी। तो पापा मेरे बहुत पंक्चुअल थे और बहुत ऑर्गेनाइज़्ड वे में, बहुत नीट एंड क्लीन, टाइडी, परफेक्ट। तो 11 बजे उठ के और बिकॉज़ हम रेलवेज़ में होने की वजह से रेलवे स्टेशन के आस-पास के एरिया में ही रेलवे कॉलोनी होती है, जहाँ पे क्वार्टर्स मिलते हैं। तो वो तैयार हो रहे थे और शायद मेरी ज़िद होगी कि मुझे कुछ चाहिए था। तो उस टाइम पे जो चाहिए था वो ₹1 का जो बड़ा वाला हेवी पावरफुल कॉइन होता है, जिसमें बड़ा-बड़ा 1 लिखा होता है, वो काफ़ी मोटा होता है। आजकल का ₹1 का कॉइन तो बहुत क्यूट एंड स्मार्ट सा आ गया है। तो मुझे शायद वो कॉइन चाहिए था और मुझे याद है मैं कुछ बोल नहीं रही थी, नींद से उठी हुई थी। मम्मी तो पापा को हेल्प कर रही थी और जाने का वेट कर रही थी। मैं चुपचाप मुँह बना के अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए खड़ी रही, खड़ी रही, खड़ी रही। आधे घंटे वैसे ही खड़ी रही और पापा मुझे देखते जा रहे थे कि शायद बोल रहे थे कि सो जाओ, कल सुबह दूँगा। कुछ-कुछ बीच में कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे और फिर जब लास्ट में बिल्कुल वो मेन गेट पे पहुँच गए, फिर उन्होंने मुड़ के देखा और उनको दिखा कि ये शायद मानेगी नहीं और शायद सोएगी भी नहीं। मैं कुछ बोल नहीं रही थी पर अपने वो एक्सप्रेशंस के साथ उनको देखती जा रही थी और बीच में हाथ भी बढ़ाया हुआ था। फिर फाइनली मैंने वो ₹1 का पावरफुल कॉइन ले लिया। तो इसलिए मुझे ये याद है बचपन से कि मैं जो भी सोचती थी, वो हासिल करती थी। बहुत बढ़िया। तो जो भी सोचते थे आपने हासिल किया और जहाँ तक मुझे पता है आपने हासिल भी किया है। तो बचपन की पहली यादें आपने हमारे साथ शेयर की और स्कूलिंग और थोड़ा कॉलेज के बारे में हमें थोड़ा बताएँ। हाँ जी। तो स्कूलिंग जो है मेरी केंद्रीय विद्यालय जो सीबीएसई बोर्ड स्कूल होता है, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई और मुझे याद है मैं पहले तो उसके बहुत सारे ब्रांचेज़ होती हैं बिकॉज़ लखनऊ कैपिटल है, वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय की काफ़ी ब्रांचेज़ हैं। तो पहले जो मेरा एडमिशन हुआ, वो काफ़ी दूर था, 25 किलोमीटर की डिस्टेंस वाली ब्रांच में था। तो वहाँ तक जाना और आना काफ़ी टायरिंग होता था। फिर कुछ 3-4 महीने के बाद बीच में सेशन के कुछ-कुछ कॉन्टैक्ट्स के थ्रू पापा ने अरेंज किया और जो मेरे घर से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है, आरडीएसओ सभी जानते हैं। रिसर्च डिज़ाइन्स वहाँ पे बहुत सारे ऐसा ट्रेन्स के बारे में कुछ-कुछ उसके ट्रेन्स की जो इंजीनियरिंग होती है, डिज़ाइनिंग होती है, उसका रिसर्च होता है। तो वहाँ पे जो मेरा ब्रांच था, वहाँ मैंने जॉइन किया, तो जब मैं फर्स्ट डे क्लास में गई, तो जो मेरी क्लास टीचर मैम थी, उन्होंने मुझे पूछा, "मॉनिटर बनोगी?" और मुझे उनको देख के लगा, मॉनिटर क्या होता है? और
समझ नहीं आया कि मॉनिटर बनोगी या नहीं, मेबी मुझे हाँ और ना किस बेसिस पे करना है। मैंने उन्हें कुछ देर देखा और बोला हाँ, और बन गई। और उसके बाद मुझे पता चला अच्छा मॉनिटर बनने के बाद तो इतनी-इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और कुछ-कुछ होता रहेगा जिसको मुझे पहले अपने लेवल पे टैकल करना है और उसके बाद जब कुछ मेरे से नहीं होगा तब मैम तक लेके जाना है। वहाँ से जैसे मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस हुआ कि एक्चुअली सब लोग अपने तरीके से बहुत कुछ करेंगे, पर मुझे ऐसा वाला रास्ता देखना है कि थोड़ा शोर कम हो। मुझे बचपन से ही शोर से बहुत प्रॉब्लम है। अगर किसी ने कोई भी बहुत प्यारी बात शायद मुझे आई लव आपका माइक म्यूट हो गया है। यस। और ये जो मेरा गुस्सा रहा है कि गलत तरीके से बोला और थोड़ा-सा मूड कुछ देर के लिए डिस्टर्ब हो गया। ये एक थोड़ा इश्यू था। और लखनऊ में रही तो लखनऊ में क्या है बात करने का तरीका बहुत प्यारा। मुझे याद है बचपन से लेके अब तक लखनऊ ही ऐसी जगह है और जब मैं लखनऊ बोलती हूँ तो प्रॉपर लखनऊ बोलती हूँ। बहुत सारे लोग आस-पास के गाँवों से आके बस गए, सीतापुर और कहाँ-कहाँ का नाम जो है वो लखनऊ बोलते हैं। वो होते वहाँ के हैं और लखनऊ ही बोलते हैं। बट अच्छा लगता है कैपिटल का नाम मेंशन करना। लेकिन जो न लखनऊ के लोगों की बोली है, उसकी तहज़ीब, उसका कोई मुकाबला नहीं है। वहाँ पे कोई भी होगा, कोई भी वो एक-दूसरे को आप करके बात करते हैं, उनके बोलने में बहुत मिठास होती है, एक-दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। आज की डेट में क्या सिनेरियो हो गया है समय के साथ वो तो शायद ग्लोबली सब कुछ कॉमन है। वो सब कुछ सब जगह ही बदल गया है। लेकिन फिर भी ओवरऑल लखनऊ की बोली भाषा जो है वो बहुत प्यारी है और आपकी बहुत स्कूल के रिस्पेक्ट बाद कॉलेज के बारे में थोड़ा बताएँ? हाँ जी, तो कॉलेज लाइफ स्कूलिंग मेरी और कॉलेज 1st टू में कुछ 12th ऐसी बातें जो आपने कुछ लर्निंग किया हो, क्योंकि आपने एकेडमिक्स में लिखा है कि ऑलवेज ऑन द टॉप। हाँ, तो हाँ, हाँ, हाँ। वो चीज़ें हमें लखनऊ और उसके बारे में नहीं पता करना, मुझे आपसे बात करनी है क्योंकि आपके बारे में जानना है। तो मुझे आप बताइए कि आपने एकेडमिक्स में हमेशा अव्वल नंबर प्राप्त किया है, उसके पीछे क्या हाँ कारण जी। रहा है? और कॉलेज की प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स किस तरह की होती थी और आपकी कुछ कॉलेज की यादें? उसके बाद हम बात करेंगे आपके बाद करियर की बात। उससे पहले हम जानेंगे आपके एकेडमिक्स में आपने क्योंकि हमेशा टॉप नंबर पे रही हैं, उसका रीज़न क्या रहा है? उसके पीछे हमारे दर्शकों को आप बताएँ प्लीज़। सबसे पहला रीज़न तो बहुत ही मेरी चॉइस नहीं है। मेरे पापा बिकॉज़ एकेडमिकली हमेशा टॉपर रहे, तो उनको बहुत इच्छा थी कि ऑब्वियसली उनके बच्चे भी बिल्कुल अव्वल नंबर रहे। तो पापा को मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। तो पहला रीज़न था कि पापा खुश रहें, इसलिए मुझे अच्छा करना है। सेकंड चीज़ ये है कि जब मैं पढ़ाई करती थी, तो मैं सिर्फ़ पढ़ाई करती थी। जब मैं खेलती थी, तो सिर्फ़ खेलती थी। जब लड़ाई करती थी, तो सिर्फ़ लड़ाई। तो जब मैं बहुत फ़ोकस्ड रही हूँ, मेरे फ़ोकस्ड रहने की वज़ह से मेरी एफ़िशिएंसी अच्छी रही, यानी मैं बहुत घंटे नहीं पढ़ती, लेकिन जितना पढ़ा उसमें किया। और क्योंकि क्लासरूम में अटेंटिव रहते थे, तो बाकी होमवर्क के टाइम पे थोड़ा-सा किया, थोड़ा-सा रिविज़न किया और बस हो गया। फिर इसी तरह से 10th क्लास में आए, उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत किया, ज़्यादा पढ़ा, ज़्यादा प्रेशर के साथ पढ़ाई करी और ऐसे ही करते-करते साइंस लिया क्योंकि पापा बहुत बचपन से बोलते थे मुझे डॉक्टर बनना है। अदरवाइज़ तो मैं कुछ और बनती लेकिन वो इसलिए साइंस लिया और डॉक्टर बनने के पीछे भी पहला इंस्पिरेशन है कि पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ। और मैं बचपन से बहुत ही केयरिंग रही, मैं सबको बहुत केयर करती थी, स्पेशली बड़ों को। क्योंकि वो ऐज के बाद उनको उतना सब ध्यान नहीं देते हैं और बीमारियाँ भी उस टाइम पे ही ज़्यादा आती हैं। तो ऐसे करके सब मुझे बोलते ही थे। मेरे ताऊ जी मुझे हमेशा बोलते थे डॉक्टर साहब। मैं बहुत छोटी थी तब से डॉक्टर साहब ही बोलते थे वो। और 12th कर लिया मैंने फिर ऑब्वियसली पहले से मालूम था कि डॉक्टर बनना है। फिर डॉक्टर बनने में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये बने, वो बने, वो बने। बट मेरे माइंड में एक चीज़ हमेशा थी कि जब मैं ये बीमार साल भर में 1-2 बार पड़ती थी, तो अगर एंटीबायोटिक 5 दिन के बजाय दूसरे दिन खाने तक कुछ-कुछ अंदर बहुत तकलीफ़ें हुआ करती थी। तो 1-2 बार किसी-किसी से पता पड़ा अच्छा होम्योपैथी भी मेडिसिन आप ले सकते हैं, उससे भी हमें आराम पड़ेगा। और जब मैं होम्योपैथी की मेडिसिन ली और उससे बिल्कुल ठीक हो गया, तो मुझे लगा जैसे मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, ऐसे ही एलोपैथिक मेडिसिन से शायद मेरे जैसे और बहुत सारे बच्चे परेशान होते होंगे, तो मैं ना होम्योपैथी करती हूँ। जिससे कि सबसे पहले मैं किसी और को दूँ नहीं दूँ, पर खुद जो है होम्योपैथिक मेडिसिन लूँ और विश्वास के साथ। तो ऐसे
मैं प्राइवेट कॉलेज से मैंने किया, तो प्राइवेट कॉलेज का एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि जो भी हमारे प्रोफ़ेसर्स होते हैं, वो बहुत मन से पढ़ाते हैं, उनके ऊपर प्रेशर होता है। थोड़ा गवर्नमेंट में डिफरेंट रहता है। हर जगह स्टूडेंट को ही पढ़ना है, उसको ही मेहनत करनी है, लेकिन स्कूल अगर गवर्नमेंट हो और प्राइवेट हो, कॉलेज अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट हो, तो पढ़ाई का एकेडमिक्स का फ़र्क हो जाता है। तो जब मैं मेडिकल कॉलेज गई, मैं अपने बैच के 125 लोगों में से लास्ट की 8th स्टूडेंट थी। मेरे बाद से 7 लोगों ने शायद और एडमिशन लिया, जो पता नहीं कहाँ-कहाँ और ट्राई करके आए होंगे और उनको लगा ओके। तो जिस कॉलेज से मैंने करा भोपाल के, वो उसका एकेडमिक्स बहुत फ़ेमस था, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, ओवरऑल रिज़ल्ट का परसेंटेज। बट आपको पता होगा मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद इट्स नॉट लाइक कि अच्छा ओके आपको इतने परसेंट लाना है। लोग ऐसे पूछते हैं कि पा साढ़े 5 साल का कोर्स डिग्री आपने कितने साल में की? वो ये पूछते हैं कितने बैकलॉग लगे। तो इसलिए वहाँ पे बस आप टाइम पे पास हो गए तो वो भी एक खुद में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो जाते से ही मेरी बहुत रैगिंग हुई, क्योंकि जो लास्ट में आता है तब तक पुराने वालों से बोर हो चुके होते हैं हमारे सीनियर्स, तो मेरी बहुत रैगिंग होती थी। और मेरे बड़े भैया ने, क्योंकि वो इंजीनियरिंग कॉलेज जा चुका था और उसको मेरा नेचर शायद मालूम था कि इसे बहुत गुस्सा आता है, गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी, जाके शायद लड़ाई-वड़ाई करने लगे। और जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे वो लड़का और लड़की का डिफ़रेंस का कुछ मतलब नहीं है। वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि मेरे घर में खुद 2 भाई थे और मेरे दोनों भाइयों के फ्रेंड्स आते रहे, तो मैं हमेशा बॉयज़ के सर्कल में ज़्यादा रही। और मैं बहुत बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड रही, हमेशा अपनी बात को बहुत क्लैरिटी से बोलती हूँ मैं। कई बार लोग पसंद नहीं करते हैं, बट ये मेरा बहुत नेचुरल संस्कार है। इस पे मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई गला दबा रहा है। तो जब मैं 9th क्लास में थी, मेरे जो नए क्लास टीचर आए, जो मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने भी मुझे आते से ही फर्स्ट डे पूछा अपनी जॉइनिंग पे, "वॉइस मॉनिटर बनोगी?" और तब मैंने उनको देखते से ही 5 सेकंड में बोला, "हाँ जी।" क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि मॉनिटर बनने पे क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं बॉयज़ के साथ भी बहुत कंफर्टेबल थी घर की वजह से। तो जब मैं रैगिंग जाने लगी तो मुझे बड़े भैया ने बोला कि देखो, वहाँ पे जाना है तो बहुत कुछ होगा, सहना पड़ेगा। और अगर एक बार वापिस आई, तो वो हमेशा के लिए होगा। तो या तो अपनी डिग्री के ऊपर फ़ोकस करना कि पढ़ के बनना है, और या फिर रैगिंग के टाइम पे इतने लड़ाई-झगड़ा और कर लेना और प्रॉब्लम को बहुत सोच लेना कि ये प्रॉब्लम है और वापिस आ जाना। पर एक बार वापिस आने के बाद फिर दोबारा जाने का चांस नहीं होता है। तो ऐसे करके मुझे बहुत रैगिंग होती। और एक अच्छा पार्ट क्या था कि बहुत सारे क्रॉस रैगिंग में हमारे जो मेल सीनियर्स होते हैं, वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसमें आप कई बार एम्बैरेस फील करो, जिसमें आप कई बार बहुत हेसिटेट फील करो, जिसमें आपको बहुत आपका वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, वो बहुत हर्ट हो जाए। और वो इंटेंशनली ऐसा करते हैं। वो चेक कर रहे होते हैं, एंड्योरेंस कहाँ तक है। तो हमेशा मेरे सीनियर्स, मैं बहुत शांत रहती थी, तो उन लोग को लगा कि और शांत और वो रैगिंग के टाइम पे तेल लगा के प्रॉपर और 2 चोटी और ऐसा 3rd बटन पे देखना, और हम इतना हमें कि कोई मिस नहीं होना चाहिए, तो बकरी भी निकलने पे कई बार हम लोग लाइन से बकरी को भी विश करते थे। वो बहुत फ़नी फ़नी डेज़ थे। मेरी अगर 1-2 कॉलेज की फ्रेंड्स इस टाइम सुन रही होंगी तो उन्हें याद है, और हम आपस में इस चीज़ को लेके आज तक भी हँसते थे कि हमें सीनियर ने कुछ कह दिया, क्योंकि हमें पता है कि नहीं फॉलो किया तो बहुत प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो हम तैयार थे। तो ऐसे आपने हाँ जी, हेम्योपैथिक से बीएचएम जो ग्रेजुएशन, डिग्री हाँ है जी, मेरी डिग्री ली। भोपाल और से लिया। उसी बीच हाँ जी, जी, भोपाल से साढ़े लिया 5 साल का और कोर्स होता है, उसके जी, बाद मैं दिल्ली आ गई थी, राइट? और इनफैक्ट दिल्ली आने के जस्ट पहले से लेके जब मेरी डिग्री रही, वहाँ पे डॉक्टर एनपी मिश्रा सर हैं भोपाल में, जो कि डब्ल्यूएचओ के प्रेज़िडेंट रहे हैं। उनके साथ मुझे साढ़े 3 साल काम करने का मौका मिला, सीखने का। मैं शाम में जाती थी और वहाँ पे मैंने अपने मेडिसिन के बारे में और साथ में लाइफ़ के बारे में भी बहुत कुछ सीखा, हर दिन सीखा। जिसकी वजह से एक तो मेरी मम्मी मेरी बहुत बड़े बैकअप रही हैं, आइडियल है, और एक मेरे एनपी मिश्रा सर, अभी 5th सितंबर को उन्होंने शरीर छोड़ा। अभी तक वो प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर मैं दिल्ली आई, और दिल्ली आई, ये वही समय था, एक लड़की होती है, उसके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सबके साथ हो रहा था, तो मेरी भी वो शादी वाला फ़ेज़ हुआ, शादी हो गई। फिर उसके बाद मैं अपना देखती रही। बट ये था कि जैसे शादी भी हो गई, तो मेरा जो वो अंदर से एक स्पिरिचुअल संस्कार और भावनाएँ थी, उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो बढ़ता गया।
और जो मेरा जॉब था शुरू में ज्वाइन किया, वीकेंड्स पे तो मैं हमेशा क्लिनिक पे एक सीनियर सर के साथ काम करती थी और लेबर्स वगैरह जो वर्कर्स होते हैं, उनको देखने के लिए अलग-अलग फैक्ट्रीज़ हैं दिल्ली एनसीआर में बहुत सारी, तो हम वीकेंड्स पे वहाँ पे हमेशा सेवाएँ देने जाते थे। तो हमेशा वो लोग यंग डॉक्टर्स को भेज रहे थे। सर हमेशा बोलते थे कहाँ जाना है, मानेसर आप और आप हरियाणा के बहुत सारे प्लांट। इस नॉलेज में जो ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान है, हाँ जी, हम पॉइंट पे बात करेंगे, बाकी चीजों पे बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वेरी गुड। आपके लाइफ के बारे में जानना है, आपने ये ज्ञान कैसे प्राप्त किया और ज्ञान में आने का कारण क्या बना, और हाँ जी, स्पिरिचुअलिटी में आपका, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, साइंस से और टेक्नोलॉजी से अपने आप को तौलने वाले, हर चीज को, एक एक चीज को जांच परख कर ही आगे बढ़ते हैं। तो आध्यात्मिकता में आपका जो रुझान था वो बचपन से ही था, या फिर कुछ ऐसी हादसाएं या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपके लाइफ में हुए जिसकी वजह से हाँ आप जी, इस ज्ञान में आए? थोड़ा उसको स्पष्ट करें, फिर हम आगे की तरफ हाँ बढ़ेंगे, जी, बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो हाँ प्लीज जी। शॉर्ट में बताएं कि आप ज्ञान में कैसे आई, कोई कारण था, कोई वजह था, या बचपन से ही आपको आध्यात्मिकता में कुछ रुझान था, क्या वो दिन थे जब आप इस ज्ञान में आए? जी। मैं बहुत छोटी थी और तभी से मैं क्योंकि बड़ों को देखती थी कि एक व्रत होता है शिवरात्रि का जिसमें लोग शाम तक पानी नहीं पीते हैं और फिर उसके बाद तारे निकलते हैं, फिर पूजा करके फिर जल पीते हैं और शिव जी को जो भी बोलो वो पूरा करेंगे। तो ऐसे करके मैं बहुत छोटे होने से शिव जी की बहुत भक्त रही हूँ और मैं हमेशा जब अपने ऑफिस की कैब में, क्योंकि मेरा कॉर्पोरेट जॉब था वीकडेज पे, तो मैं अपनी ऑफिस की कैब में आते-जाते यूजुअली सर्च करती रहती थी। भक्ति के गीत सुनती, शिव के बहुत सारे वो संस्कृत के मंत्र होते हैं, वो खूब सुनती, खूब उसे उच्चारण करती और मैं हमेशा सर्च करती रहती कि जैसे ऑर्गेनाइज़ेशन के नाम डाल-डाल के। तो मैं देखती थी कौन कहाँ पे क्या पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मुझे जाना है, मुझे किसी स्पिरिचुअल एक ऑर्गेनाइज़ेशन से जुड़ना है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि ये ब्रह्मा कुमारीज़ हैं, वो शिव परमात्मा द्वारा बताया गया ज्ञान सुनाते हैं, तो मैंने गूगल पे डाल के अपना नियरेस्ट सेंटर डालना शुरू किया और ऐसे करते-करते सर्च किया। बहुत टाइम देखती रही बट जब तक समय नहीं होता तब तक हम वहाँ पहुँचते नहीं हैं। तो जहाँ मैं नोएडा में रहती थी, उसके थोड़े 1 किलोमीटर की दूरी पे ही एक उसका जो छोटा सेंटर होता है जिसको गीता पाठशाला बोलते हैं, उसका एड्रेस मिला और मैं वहाँ पे गई। उनसे बात किया जो वहाँ पे बहन थे और मेरे साथ 6 लोगों ने, मेरे ही एज ग्रुप के 6 लोगों ने शुरुआत करा। दीदी ने बोला सबको कि 7 डेज़ तक आप सबको रेगुलर रहना है, किसी भी कारण से आप कोशिश करना पूरी कि स्किप नहीं हो जाए। कुछ टाइम का इश्यू हो तो आप हमें बताना, हम आपके हिसाब से टाइम कर देंगे। तो जब मैं फर्स्ट के डे गई तो 6 लोग थे, सेकंड डे गई तो 3 लोग थे, थर्ड डे गई तो हम 2 लोग थे, तो जब मैं फोर्थ डे गई तो मैं अकेली थी। तो पता नहीं दीदी को क्या संकल्प आया होगा, उन्होंने बोला कि पूजा बहन आपका कोर्स जो 7 डेज़ का है, आपको इंटरेस्ट भी बहुत है और आपके पास टाइम भी है, तो आप आज करना चाहेंगे? तो मैंने बोला हाँ जी, क्योंकि मुझे मैं बहुत ईगर थी कि जल्दी से जान जाऊँ कि शिव परमात्मा ने क्या बताया है। जो उन्होंने बताया है मुझे वही मानना है और मुझे अब किसी इंसान की सुननी नहीं है। तो उन्होंने 4th डे को मेरा ऑलमोस्ट सारा कोर्स कराया और मैंने जाते-जाते उनको पूछा कि मुझे ना मेडिटेशन करना है, वो आप लोग जो मेडिटेशन करते हैं, वो करना है। तो उन्होंने बोला वो हम 1 मिनट का मैं कमेंट्री करूँगी और आप करना। तो वो मुझे बाबा के रूम पे लेके गई और वहाँ हम बैठे। वहाँ दीदी ने जैसे ही कमेंट्री करना शुरू किया, मुझे ऐसा लगा कि जैसे बहुत सारा मेरा वेट एकदम से कम हो गया। और दीदी को मैंने रिक्वेस्ट किया मुझे 2-3 आप म्यूज़िक दीजिए और मैं ये 30 जून की बात है, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है। तो 27 जून 2018 को मेरा ये ज्ञान जो है उसकी शुरुआत हुई और 30 जून को मैंने 7 डेज़ का पूरा कोर्स फिनिश किया। 1 जुलाई को मैं मुरली क्लास सुनने सेंटर गई और वहाँ से मैं रेगुलर हो गई। बहुत अच्छा आपने बताया कि किस प्रकार से आप इस नॉलेज में आई, क्योंकि बचपन से ही शिव भगवान के प्रति आपकी आस्था थी, और इस प्रकार से आपने समय जब एक तरह से आया तो आपको परमात्मा का परिचय भी मिला। और आपने बताया कि आप मैरिज लाइफ में थे, फिर कुछ ऐसी इंसिडेंस हुआ, उसकी वजह से भी आप थोड़ा बीच बीच में, मतलब उतार चढ़ाव लाइफ में आता ही है। तो उस मैरिज लाइफ के बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएं, और फिर उससे कैसे ओवरकम हुए उसके बारे में थोड़ा बताएं, और अभी आपके फैमिली में कौन कौन आपके साथ रहते हैं?
वो भी बताएं। तो जैसे शादी होती है हम सभी के जीवन में, हम सबको पता है हम कहीं और जाते हैं, फिर हस्बैंड का कुछ और लाइफस्टाइल होता है, हमारा कुछ और होता है। ऐसे करके वो आईटी में था और मैं डॉक्टर थी। फिर पहले देखा कि अच्छा मैं तो क्लिनिक पे करना चाह रही थी, बट क्लिनिक पे सैटरडे संडे आपको कभी छुट्टी नहीं मिलेगी और कॉर्पोरेट वालों को वीकेंड्स पे पक्की छुट्टी मिलती है। तो ऐसे करके मैंने कॉर्पोरेट जॉब किया और वीकेंड्स पे मैं अपने सीनियर डॉक्टर के साथ क्लिनिक पे जाती थी। वीकडेज पे शाम में या अर्ली मॉर्निंग कभी-कभी 1-2 पेशेंट्स बात करके आते थे। बट वो मैं जैसे हर लड़की कॉम्प्रोमाइज़ करती है वैसा कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा था और कहीं न कहीं से भगवान को पता होता है अंदर से कि हम क्या हैं, हम क्या डिज़र्व करते हैं। हम तो बहुत कुछ प्लान कर रहे होते हैं, बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं। लेकिन हम सबको कहीं न कहीं जिसको हम नियति कह देते हैं, ज्ञान के पहले कि शायद यही भाग्य था, शायद ऐसे ही हो रहा है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि मैं शायद कुछ इतना एफर्ट करूँ कि सब ऐसे ही हो जाएगा, पर भगवान के प्लान्स अलग चलते हैं। तो दरअसल वो जिस बॉन्डेज की वज़ह से मैं बहुत सारा अपने आप को कि मेरी स्पिरिचुअल लाइफ भी कुछ नहीं थी, अपने लिए कोई टाइम नहीं था, किसी चीज़ के लिए नहीं था, बस वो सैटरडे संडे का वेट करना, बाकी दिन 1.5 घंटा वन साइड कैब में जाना, फिर 1.5 घंटा 3 आवर्स मेरे पूरे ऑफिस जाने-आने में निकल जाते और सुबह 5 बजे से उठ के रात के 12 बजे तक जगे ही हुए हैं। तो ये लाइफ चल रही थी और भगवान अपनी तरफ मुझे खींच रहा था। मुझे अंदर से हमेशा ऐसा लग रहा था कि ये तो बहुत ऑर्डिनरी लाइफ है। और ये लाइफ मेरी नहीं हो सकती है। ये बहुत इसमें तो बहुत लिमिटेड है। कहीं न कहीं मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत कुछ और करना है। मैं कुछ ज़्यादा करना चाहती हूँ। मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। तो वो जो मेरे अंदर से चल रहा था, जिसमें मैं शिव भगवान को बोलती थी कि मैं किसी इंसान को नहीं बोलूँगी, मैं आपको बोलूँगी, आप देखो, आप करो, आप पत्थरों में हो, आप कई बार वो जो मेरा लड़ाई झगड़ा चल रहा था अधिकार के साथ भगवान से, वो होता रहा और वो जो एक बहुत बड़ा बॉन्डेज था जिसमें शायद मैं और आगे बढ़ती, फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती, फिर वो उसके हिसाब से ही मैं जाती। तो जैसे भगवान ने मुझे उस बॉन्डेज से फ्री कर दिया। भले ही वो दुनिया के हिसाब से एक पेन रहा हो, लेकिन क्योंकि मुझे ये ईश्वरीय ज्ञान मिल गया था, जिसमें कि अव्यक्त वाणियों की एक पैराग्राफ में लिखा था, उसमें लिखा है शिव परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारा तो कोई मर भी जाए तो तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें तो मैं मिला हूँ। मैं कौन? जो शांति का सागर, सर्वशक्तिवान है, वो तुम्हारे साथ है। अगर तुम सत्य की राह पे हो, तो पूरी दुनिया एक तरफ और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। वो एक पैराग्राफ, उसकी कुछ लाइन्स जैसे मेरे मस्तिष्क में ऐसी छप गई, आज तक भी वही लाइन कि कोई मर भी जाए तो तुम्हें नहीं रोना है। तो भगवान को तो रोना पसंद ही नहीं है, तो कुछ भी हो जाए और कैसे भी हो जाए। और उस लाइन के बाद वो जो पावर था और सुबह का मेरा अमृत वेला डे 1 से जब मैं ज्ञान में आई और मुझे पता चला कि अमृत वेला ही वो टाइम है जब स्वयं परमात्मा धरती पर आके अपने बच्चों से मिलते हैं। तो मैंने अमृत वेला बहुत रेगुलर किया और यही मेरी पावर का मुझे फ़ील होता है, मेरी पावर का, मेरी कॉन्फिडेंस का, मेरी सक्सेस का, मेरी स्टेबिलिटी का, सबका एक ही रीज़न है, मेरा अमृत वेला जब मैं शिव परमात्मा से सारी शक्तियाँ और सारे गुण खुद में भर लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव और पेन, और ये तो मैंने शुरू में ही बताया कि सब कुछ होता है, और फिर भी हम अपने जीवन को जीना सीख जाते हैं। कोई रोते हुए सीखता है, कोई हंसते हुए सीखता है। हर इंसान की अपनी एक कैपेबिलिटी है, अपनी एक एबिलिटी है, लेकिन उस इंसान के साथ उस परमात्मा का अगर साथी बन जाए तो कहीं वो मुश्किल रास्ता भी, मैं कहता हूँ, आसान हो जाता है, वो सूली भी कांटा बन जाता है। और ऐसे ही इस परिस्थिति को बहुत ही सहजता से इन्होंने पार किया। भले इनको किसी तरह का ऑब्स्टिकल, एक तरह से बहुत बड़ी एक बात होती है, लेकिन उन्होंने ज्ञान के बल पर इसको बहुत ही अच्छे से जीता और अपने आत्मविश्वास के साथ इसको बहुत ही आराम से एक ड्रामा का एक समझिए सीन समझकर इसको पास किया, और अपने जीवन को बहुत ही बेहतर तरीके से पूजा बहन जी रही हैं। आज के डेट में एक अच्छी सफल डॉक्टर हैं, अपनी क्लिनिक चलाती हैं और बाबा की ज्ञान में बहुत ही अच्छी सेवाएं भी करती हैं। तो पूजा बहन, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आपने बताया कि ब्रह्मा कुमारी से आप बचपन से तो नहीं, लेकिन पिछले 2.5 साल से, क्योंकि आपको आध्यात्मिकता में तो रुचि था, भक्ति में, लेकिन ज्ञान नहीं था। लेकिन ज्ञान आने के बाद जो है, सबसे पहले जो मतलब ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में आपको कौन सी ऐसी इंस्पिरेशन नजर आई
जो कि आपको इस तरह से अट्रैक्ट किया? तो इस इंस्पिरेशन के बारे में भी शॉर्ट में बताएं, फिर हम आगे की हाँ तरफ जी, बढ़ेंगे। हाँ जी। जब मैं क्लास करने गई तो फर्स्ट डे ही जब वो पता चला कि दरअसल हम तो ये जो बॉडी है, ये तो जाने वाली है, हम आत्मा हैं और ये आत्मा जो है, ये अजर, अमर, अविनाशी है। इसे पानी गीला नहीं करेगा, आग जलाने वाली नहीं है, ये कभी खत्म नहीं होगी, बस एक कॉस्ट्यूम को चेंज करके दूसरे कॉस्ट्यूम में जाएगी। इस चीज़ को जान के मुझे बहुत वंडरफुल लगा। ऐसा लगा कि कोई फ़ेयरी टेल हो। लेकिन 7th डे के ज्ञान तक जब सब कुछ सृष्टि चक्र सुन लिया, अपने जन्मों के बारे में सुन लिया, तो ये समझ में आया कि दरअसल जब परमात्मा के बताए हुए हम राह पे चलेंगे, तो प्रॉब्लम तो है ही नहीं और प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी आएगी जो आने वाली है, तो वो तो गेम जैसा हो जाएगा। जैसे जब हम मोबाइल पे गेम खेलते हैं, तो हमें एक चीज़ पता होता है कि चाहे मेरा पॉइंट कितना भी कम-ज़्यादा आ जाए, मेरे पास नेक्स्ट लेवल है और भले मैं किसी से कम्पीट करूँ, मैं बीच में प्रैक्टिस भी कर सकती हूँ। तो वो जो प्रैक्टिस है, वो है राजा योगा मेडिटेशन, जिसमें हम स्वयं को आत्मा समझ के परमात्मा से रूह ध्यान करते हैं। परमात्मा से वो कनेक्शन करके और उनके पावर्स और वर्च्यूज़ को लेते हैं। जब परमात्मा जो कि सर्वशक्तिवान है, पावर हाउस है, उससे लिया तो किसी भी इंसान के लेने से तो ज़्यादा ही होगा और कम होने का सवाल नहीं है। वो तो अनंत है, अविनाशी है, वो तो सागर है। तो वो जो ज्ञान के साथ में जो धारणा, जो भगवान की बताई हुई श्रीमत है, जिसको हम एक शब्द में समझ जाते हैं, उस श्रीमत पे चल के और परमात्मा से कनेक्ट करके पावर्स को लेके, वो बल के बाद मेरे जीवन में बहुत ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है, बहुत। जहाँ तक मुझे पता है कि आप जब कॉलेज में थी, तो जिस प्रकार से आपने अभी पीछे ब्रह्मा बाबा और साथ में शिव बाबा की फोटो लगा रखी है, जितने आत्मविश्वास और जितने आत्मबल से, उतना ही आत्मबल और आत्मविश्वास से कभी, मैं ये तो मतलब कहते हैं कि मजे की बात भी है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करना भी एक बहुत बड़ी आपके लिए प्राप्ति रही है। तो उस समय जब कॉलेज लाइफ में आप थे, तो मैं आपकी एक पोल खोल रहा हूँ कि आप शाहरुख खान की फोटो पूरे दीवार पे लगाया करती थी। आपकी हॉस्टल के जो वाल होते थे, उसमें जो बॉलीवुड एक्टर हैं हमारे साथ, बॉलीवुड मैनेजर चांद मिश्रा भी बॉम्बे से आपको देख रहे हैं। चांद मिश्रा भाई जो रवीना टंडन और प्रियंका चोपड़ा के मैनेजर रह चुके हैं, सेलिब्रिटी मैनेजर, वो भी आपको अभी लाइव देख रहे हैं बॉम्बे से। तो आप कभी अपने वाल पे कॉलेज हॉस्टल में वो शाहरुख खान का फोटो का क्या राज है, और आज बाबा की बनी है, तो आज बाबा की फोटो वाल पे लगा रखी है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस फोटो एंड दैट फोटो? तो वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, भाई बहनों को बताइए, वो जो क्रेज था उसमें कितना नशा था, और ये जो क्रेज है, बैच लगाना, व्हाइट ड्रेस पहनना, ब्रह्मा बाबा की फोटो के साथ रूढ़ करना, शिव बाबा के साथ रूढ़ करना, परमात्मा से योग लगाना, तो उसमें उसमें एक जिस्मानी किसी का फोटो लगाकर उसमें जो क्रेज था, वो क्या समय था और ये क्या समय है? थोड़ा सा दोनों में कंट्रास्ट बताइए हमें। वो स्वभाव तो बचपन से रहता है ना कि हम प्यार करते हैं, अपने भाई से प्यार करते हैं, मम्मी-पापा से प्यार करते हैं, जो क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं उनको प्यार करते हैं। फिर थोड़े जब 9th क्लास तक आते हैं तो थोड़ा प्यार का मीनिंग सब अलग ही समझ में आने लगता है। तो शाहरुख खान बहुत पसंद था, पर घर में पापा को शाहरुख खान का नाम भी पसंद नहीं था। इनफैक्ट भाई भी मज़ाक उड़ाते थे और जैसे-जैसे बड़े हुए तो वो फ़ील होता है ना अब हम कॉलेज में आ गए, तो हम बड़े हैं, हम अपनी चॉइस की चीज़ें करेंगे। तो हॉस्टल में उस टाइम पे वो कभी अलविदा ना कहना आई थी, तो वो मितवा वाला सॉन्ग है जिसमें शाहरुख खान अपना रेड टी-शर्ट पहन के और ऐसे हाथ बाहें फैलाए खड़ा है। तो उसका बिल्कुल फुल साइज़ पूरे वॉल का पोस्टर, एक वो और एक डीडीएलजे में जब वो थोड़ा-सा शेड्स को नीचे करके काजोल को प्यार से देखता है वो और एक और ऐसे ही शाहरुख खान का बहुत प्यारा फ़ोटो। ये मेरे तीनों साइड की वॉल पे फुल साइज़ लगे थे और एक फुल साइज़ का जो शाहरुख खान का पोस्टर था, जो बहुत ही स्टाइलिश था, वो मेरे बेड के नीचे था। जब मैं कॉलेज से एंटर करती, थकी-हारी सीढ़ियों पे चढ़ के भागते हुए, तो मैं अपने बेडिंग को ऐसे हटाती और देखती, कुछ-कुछ बोल के खुशी से और फिर वापस रख के और फिर रेस्ट करती। तो मेरे सारे सीनियर्स, जूनियर्स जो भी होते, वो हर कुछ देर में मेरे रूम में आते। एक रूम में 3 लोग रहते हैं, तो फर्स्ट प्रॉफ का हमारा जो फर्स्ट प्रोफेशनल होता है 1.5 साल का,
उसमें हम 3 लोग रहते हैं। तो जो भी आता वो अलग-अलग शाहरुख खान से कोई गले लगता, कोई किस कर लेता, कोई फ्लाइंग किस देता, कोई आई लव यू बोलता और चला जाता। और मैं बहुत प्राउड फील करती कि देखो मेरा शाहरुख खान है और सब मेरे शाहरुख खान के पास आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब ये ज्ञान मिला, तो बाबा ने सबसे पहली लाइन, जब शिव परमात्मा ने सबसे पहली लाइन बोली कि जो भी देह और देह के संबंध हैं और देहधारी हैं, अगर तुम्हें इनमें से किसी की याद आई, तो तुम सिर्फ दुखी हो सकते हो। अल्पकाल का सुख होगा, यानी कुछ समय की तो बहुत खुशी होगी, फिर उसके बाद कई गुना दुख होगा और इसका एक्सपीरियंस शायद हम सभी को अपने जीवन में है। और एक लाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगी अव्यक्त वाणियों में से, बाबा कहता है कि जब तुम मेरी याद में होते हो, तो दरअसल तुम्हारे लिए प्लान करना, तुम्हारे लिए सोचना, ये भी मेरी ज़िम्मेदारी है। तो तुम सिर्फ मुझे याद करो। तो वो जो नशा था उसमें शाहरुख खान को कई बार देख के वो पेनफुल मूवी के सीन्स याद आ रहे थे कि वो सिमरन को छोड़ रहा है, वो रो रही है उसके लिए, वो पहुँच नहीं पा रहा है, वो कंट्री छोड़ के जा रही है। लेकिन जब बाबा की जब-जब याद आती है, तो लगता है कि अरे वाह! वो बाबा जो पूरी दुनिया चला रहा है, जिसकी एक दृष्टि पड़ के भाग्य संवर जाता है, वो मेरे साथ है, वो मेरा बिलोवेड है। तो इसलिए मेरे ये जो रूम है एक्चुअली, ये एक दूसरा रूम है जहाँ पे वाईफ़ाई का स्ट्रेंथ अच्छा है, लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल रूम है, उसमें भी ऐसे फुल साइज़ का बाबा का फ़ोटो हर वॉल पे है अलग-अलग। तो देखा दोस्तों, भाइयों बहनों, जो देहधारी जो क्रेज होता है वो हम सबने बचपन में अपने स्कूल टाइम में सबने किया है, हम सबका भी अनुभव है। लेकिन जब हम परमात्मा के रूहानी ज्ञान में चलते हैं और हम सब जो बाबा के बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ सबके घर में एक ऐसा पिक्चर जो अभी पूजा बहन के पीछे लगा है, तो सबके घर में, ऑफिस में, कारोबार में, जहाँ भी बैठते हैं तो जरूर ही लगा होता है। क्योंकि ये रूहानी यात्रा है और वो जिस्मानी यात्रा होती है। रूह के वहाँ एक पेन फील होता है, अल्टीमेटली थोड़ी देर के लिए क्रेज होता है, थोड़ा सा जैसे बहन ने बताया कि सिमरन को छोड़ने का दुख होता है, वो सीन क्रिएट होता है मूवी का और फिर हम इमोशनल हो जाते हैं। और यहाँ भी हम इमोशनल होते हैं जब बाबा से यहाँ खिंचाव होता है। यहाँ परमात्मा के प्रति एक रूह के प्रति एक खिंचाव होता है। परमात्मा हमसे रोज मिलते हैं अमृत वेले सुबह 4 बजे। जो ब्रह्मा कुमार जो हमारे साथ जुड़े हैं वो जानते हैं कि हम सुबह अमृत वेले सबसे पहले अपॉइंटमेंट भगवान से होती है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट हम भगवान से मिलते हैं, उसके बाद हम सारा दिन अपना कारोबार करते हैं। और जब शाम में सोते हैं तब भी हम उस खुदा दोस्त को याद करते हैं और उसको अपना दोस्त बनाकर चलते हैं। तो उस दोस्त में, उस साथी में और इस साथी में आसमान और जमीन का फर्क है। वो रूह, वो जिस्मानी जिस्म की बात है और ये रूहानी सोल की बात है, आत्मा की बात है। ये है रूहानी मुलाकात। आप सुन रहे हैं पूजा बहन को माउंट आबू से, और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट अरविंद भाई, जो कि सुना रही है अपनी कहानी, अपनी ही जुबानी, पूजा बहन माउंट आबू की पहाड़ियों से, हिल से। तो पूजा बहन, मैं आगे की कहानी कहने से पहले मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि आप पूजा बहन से आप भी क्वेश्चन कर सकती हैं या कर सकते हैं। इस एपिसोड के बाद अपने यूट्यूब लाइव चल रहा है, उस पर आप पिंग करके चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्वेश्चन, या फिर हमारे जूम के चैट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। एपिसोड के लास्ट में 6:15 के बाद हम आपका क्वेश्चन लेंगे और वो पूजा बहन आपको आंसर देगी, अगर कोई क्वेश्चन है तो। नहीं तो आप सामने आकर भी अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बढ़ेंगे पूजा बहन की अनसुलझी और अनफोल्ड कहानी की तरफ, और अब सुनेंगे पूजा बहन से। पूजा बहन बताइए, मैं क्विक राउंड में आपसे कुछ पूछूंगा और क्विक क्विक आंसर देना है, जैसे क्विक फायर होता है ना, उस प्रकार से। तो आपकी लाइफ की कुछ एक, पहले तो एक ब्राइट पॉइंट बताइए। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, ऑलवेज पॉजिटिव, व्हाट इज एग्जांपल, ऑलवेज। प्रैक्टिकल एग्जांपल। सब कुछ खत्म हो गया हो, अब पता है कि अच्छा ओके, एकदम से कॉर्पोरेट लाइफ से एकदम से माउंट आबू जाना है, तो किसी से नहीं पूछना है, कौन बताएगा, सब अपने अपने ओपिनियंस देंगे, वो मेरे लिए अच्छे नहीं भी हो सकते हैं। फटाफट 5 मिनट बैठे, अगले 5 मिनट सोचा, और फिर वो लाइन, बाबा है ना, बाबा करेगा, ऐसे करके बैकअप। दूसरा ब्राइट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। एक बार जिसको देख लिया, एक बार जिसको सुन लिया, बस। और ऐसे करके जब वो परमात्मा का ज्ञान पढ़ते हैं और वो याद रहता जाता है, तो जीवन बहुत इजी है, हर पल बहुत इजी है। तीसरा ब्राइट पॉइंट।
मैं बहुत जॉली नेचर की हूँ, बहुत सब कुछ खत्म हो गया हो, कोई बहुत डिप्रेशन में हो, पेशेंट्स ऐसी-ऐसी तकलीफ़ें लेके आते हैं और सिर पे हाथ रख के बोलते हैं, "आपको क्या पता डॉक्टर साहब मेरे जीवन में कितनी तकलीफ़ है, आप क्या समझो?" उसके बाद मैं 3-4 लाइनें उनको ऐसी बोलती हूँ मिमिक्री करके जिससे कि वो खुश हो के पहले वो भूल जाएँ और एक हँसे। प्रैक्टिकल एग्जांपल। दिल्ली में आपको पता है इट्स वेरी कॉमन लोग अपने फ्लैट्स लेके रहते हैं। मेरी एक ऑफ़िस की फ्रेंड रही है और उसका अपना रिलेशन था, एंगेजमेंट हो चुकी थी। एक रात 12 बजे मेरे पास एकदम से मैसेज आया कि अ, ब्रेक ऑफ हो गया है, मेरी सुसाइड करने की हिम्मत तो नहीं है, पर कोशिश करूँगी। और टेक्स्ट के बाद 12 बजे की बात है, चाँस की बात है, मैं थोड़ा जगी होंगी, मैंने ऐसे ही चेक किया और सुसाइड वर्ड पढ़ के मैं उठ के बैठ गई और क्लिक किया। मैंने उसको फ़ोन लगाया, मैंने बोला कि सुसाइड करने के लिए यहाँ पे आना है, मैं वहाँ पे आऊँ? तो उसने बोला कि मेरी तो कुछ भी हिम्मत नहीं है, सुसाइड करने की भी हिम्मत नहीं हो रही अभी। तो मैंने 25 किलोमीटर्स ड्राइव किया, रात में 12 बजे, उसको उसके फ्लैट से पिक किया। हम मूर्थल गए, हमने मूर्थल पे पराठे खाए, पटियाला साइज़ के ग्लास में चाय पी और उसके बाद मैंने लास्ट में ड्राइव बैक किया और पूछा कि द्वारका वाले शमशान पे चलें या किसी और तरफ चलें नोएडा वाले साइड? और फिर उसने हँस के बोला कि नहीं मुझे घर छोड़ दो, अभी सुबह ऑफ़िस जाना है। वो अभी भी कांटेक्ट में है वो फ्रेंड? हाँ जी, बैंगलोर में है। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल। तीसरा चौथा ब्राइट पॉइंट। चौथा ब्राइट पॉइंट्स तो एक्चुअली बहुत सारे हैं, मैं बहुत फ़ोकस्ड हूँ, डिटरमिन्ड, जो ऐसे 5 सोचती है पूछूंगा, 4 और एक 5 बस। हो गया, मैंने आपको 5 से ज़्यादा बता दिए शायद। ठीक है, अपने आप डार्क पॉइंट बताइए। लाइफ के डार्क पॉइंट जो सोचने पे मजबूर कर देता है। कोई गलत हो रहा हो किसी के साथ भी, मेरे साथ तो बहुत कम की हिम्मत पड़ती है, पीछे से ही करते। किसी और के साथ भी कुछ गलत हो रहा हो, मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये गुस्सा इतना भयानक रहा है कि मैं पहले लड़कों को पीट भी चुकी हूँ ज्ञान के पहले और झापड़ मार चुकी हूँ। छोटे भाई आपका माइक म्यूट हो गया। रहा था और फिर बाद में पता पड़ा वो तो गुंडे टाइप का लड़का है, तो प्रॉब्लम हो सकती, व्हाटएवर। बट उस टाइम तो गुस्सा आया और मारा। और वो गुस्सा जो है वो इतना आता है, ज्ञान में आने के बाद उस क्रोध पे बहुत कंट्रोल हो गया है। अब शायद उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है और इंटेंसिटी तो इतनी कम हो गई है कि कई बार मैं भी खुद को चेक करती हूँ, मैं ही हूँ। मुझे लोगों ने इतनी जेंटल आवाज़ में बात करते हुए सुना है, जिन्होंने मुझे पहले भी सुना है, तो वो पूछते हैं कि दिन भर में कितने घंटे ऐसे बात करती हो? तो मैं बोलती हूँ मैं ऐसे ही बात करती हूँ। दूसरा डार्क पॉइंट। अब बिकॉज़ मेमोरी अच्छी है ना, तो मेमोरी अच्छी होना बहुत अच्छी बात है जब आपको वो पढ़ाई के लिए चाहिए और किसी काम के लिए चाहिए। लेकिन जब बिटर एक्सपीरियंसेस हैं, वो कभी-कभी ऐसे वापस आते हैं, तो उनको थोड़ा-थोड़ा मेहनत करके ऐसे भगाना पड़ता है। डू नॉट डिस्टर्ब टाइप। और भी कोई डार्क पॉइंट? डार्क पॉइंट मुझे गलत चीज़ सहना नहीं आता है। मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, बहुत सारा ज्ञान भी यूज़ कर के कि कोई बात नहीं है, उसका तो यही पार्ट है, बाबा तो कह ही रहा है, सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं, झूठ वाला झूठ बोलेगा, चुगली वाला चुगली करेगा। उसके बाद भी लगता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसे कैसे कर सकता है? मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? वो वाला थॉट प्रोसेस, ये बस थोड़ा डार्क है। इसके अलावा आप कुछ और पूछेंगे तो मेरे पास नहीं है। कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डार्क पॉइंट के, डार्क साइड के? गुस्सा मैंने बताया ना कि मेरा छोटा भाई खेल रहा था बाहर उसको और मैं आई वाज़ ओनली इन क्लास 8th आई रिमेंबर वेरी वेल और मैं बाहर निकली और देखा कि वो चुपचाप खड़ा है ऐसे और बाकी दो उसके बगल के लड़के ने बोला कि वो वाले भाई ने इसको मारा और वो जो भाई था वो लंबा था और थोड़ा गंदा सा दिख रहा था बिकॉज ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे ना तो वो बॉल लेना ये सब करना सबकी टी शर्ट्स गंदे थे तो जैसे ही मुझे पता पड़ा इसको मारा और मैंने कंफर्मेशन ली मैं दौड़ के उसके पास गई, उसका ऐसा करके कॉलर पकड़ा, उसको 2-4 अच्छे वाले दिए। वो मेरे से काफ़ी लंबा था, तो वो जो पिटाई की तो मुझे बाद में लगा कि ऐसे मारना नहीं चाहिए था, गुंडा है ना, तो मैं भी गुंडे को मार के मैं भी गुंडा वाला फ़ील में आ गई थोड़ी देर। चलिए, बहुत ही अच्छा। आपने क्विक राउंड में अपने लाइफ के ब्राइट साइड भी क्लियर किए और अपने डार्क साइड भी आपने बहुत ही बखूबी, बहुत ही पार्शलिटी, मतलब बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, कुछ भी छुपाते हुए नहीं, आपने बहुत ही स्पष्ट रीति से बताया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगला एक क्वेश्चन है। आप माउंट आबू में रहती हैं और माउंट आबू में आपने बाहर में रहकर
एक तो आप अंदर में सेंटर पे अपने जो अपने ज्ञान सरोवर कैंपस है या पहाड़ी है, अपने पांडव भवन है, शांति वन, वहां जाके सेवा करते हैं। शुरुआती दौर में आपने गुरुकुल हॉस्पिटल में भी सेवा किया और हाँ आजकल जी। आप अपना क्लिनिक चलाती हैं सालगांव में। सालगांव में आई थिंक नो। सालगाँव में मैं रहती हूँ, घर पे जो गाँव के पेशेंट्स हैं उनको देखती हूँ और जो मेन क्लिनिक है वो एसडीएम ऑफिस के बहुत पास में है। तो कौन सी बातें आपको इंस्पायर करती है वहां पे पहाड़ियों में? सबसे पहली बात तो बाबा का स्थान है और पांडव भवन में तो लिखा है टावर ऑफ पीस पे कि ये पूरे विश्व का सबसे प्योर प्लेस है और सबसे उच्च तीर्थ स्थल है। पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा उच्च तीर्थ स्थल भारत का माना जाता है और उस भारत में भी सबसे उच्च श्रेणी का जो तीर्थ स्थल है वो माउंट आबू है, स्पेशली वो पांडव भवन का प्रीमाइसेस। तो ये मेरा इंस्पिरेशन है, वो जो पांडव भवन का प्रीमाइसेस है वहां पे जाके रोज 4 धाम करना और ओम शांति भवन की मुरली सुनना, यही मेरा एक इंस्पिरेशन है जिसके लिए मैं दिल्ली के बाद माउंट आबू में रह रही हूँ। बहुत ही बढ़िया। कहते हैं अब्बा का घर आबू। मैं जब भी अब्बा का घर आबू। जब भी मैं माउंट आबू के लिए ट्रेवल करता हूँ तो मैं लिखता हूँ अब्बा कॉलिंग या फिर अब्बा का घर आबू। ऐसा मैं अपना स्टेटस डालता हूँ। तो बहुत ही एग्जैक्टली। सुंदर आपने बताया। और किस प्रकार से आपकी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं और आप डॉक्टर बने। अभी आप अच्छी सर्विंग भी कर रहे हैं, सर्विस भी दे रहे हैं। और एक बार की बात है, आप दिल्ली के अंदर जब थे, दिल्ली एनसीआर में, तो दिल्ली गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर ने आपको एक बहुत ही अच्छा मतलब अवार्ड से सम्मानित किया और सर्टिफिकेट भी दिया। तो उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। हाँ जी। तो जैसे मैंने ग्रेजुएशन तो भोपाल से करी थी, फिर मैं दिल्ली आई। तो दिल्ली आने के बाद मुझे ये तो था कि क्लिनिक पे किसी सीनियर डॉक्टर के साथ थोड़ा काम करना था। कॉर्पोरेट लाइफ तो सिर्फ एक सैक्रिफाइस था कि चलो थोड़ा निभा के रहना है, टाइम मैनेज करना है। तो क्लिनिक पे जाने पे क्या वीकेंड्स पे क्लिनिक थी। तो जो वीकेंड्स का मेरा टाइम था उसपे वो मुझे फ़ोन आता सीनियर डॉक्टर का कि जैसे वो बोलते कि मानेसर की इस जगह पे आपको जाना है, यहाँ पे इस जगह पे आपको जाना है। तो ये वो जगहें होती थी जहाँ पे 3-4 घंटे में आपको 150 से 200 पेशेंट्स देखने हैं और अकेले देखने हैं। आपको देखना है और प्रिस्क्राइब करते जाना है। मेडिसिन देने के लिए कंपाउंडिंग की नर्सिंग टीम अलग होती थी। तो जस्ट बिकॉज़ कि मैंने दिल्ली से पास आउट तो नहीं किया था, मैं भोपाल से आई थी, तो दिल्ली में मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं था और मैं यही चाहती थी कि जहाँ पे भी मैं जाऊँ, वहाँ पे लोग मुझे मेरे नाम से जानें। कोई मुझसे ये नहीं पूछे कि आपके फैमिली में पॉलिटिक्स में कौन है, आपके घर में किसकी क्या डेज़िग्नेशन है, आप किस बैकग्राउंड के हो, ये चीज़ मैं कभी बता के कोई फ़ेवर नहीं लेना चाहती थी। तो ऐसे में बहुत साधारण तरीके से फ़ोन आता, कई बार शनिवार को रात के 10 बजे मैसेज आता कि संडे 9 एएम और वो गुड़गाँव के बहुत आगे का कोई एड्रेस होता। तो ऐसे करके आप शनिवार भी आपका पूरा हेक्टिक हो गया, फिर आप संडे को सुबह-सुबह उठ के एंड दिल्ली से निकल के आपको मानेसर तक जाना है, इट टेक्स अराउंड 2 आवर्स यू नो। वहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है, डिस्टेंस की उतनी बात नहीं पर ट्रैफिक की वजह से 2-2 घंटे आपको लगते हैं, फिर 2 घंटे वहाँ पे जाना। तो 1-2 साल तक जब भी मेरे पास जहाँ से भी कॉल आई, जाना है और पेशेंट देखना है, मैं हमेशा टाइम पे पहुँच गई। भले ही मैंने ब्रेकफ़ास्ट मिस किया हो, भले ही घर में बहुत सारा अपना जो प्लान था उसको किनारे रखना पड़ा हो, मैं जाती रही। और ऐसे करके बिकॉज़ मैं तो किसी को जानती नहीं थी वहाँ पे, तो जो हमारे ये डॉक्टर्स की टीम थी, इन डॉक्टर ने ऑफ़ कोर्स किसी को बोला होगा, तो मेरे पास एक दिन घर के एड्रेस पे एक सरकार की तरफ से आया कुछ, तो मुझे लगा कि दिल्ली गवर्नमेंट का मेरे पास क्या आ सकता है? तो उसमें ओपन किया तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था, मुझे एक बहुत अच्छा-सा इन्विटेशन था कि आपको हेल्थ मिनिस्टर ऑनर करना चाहते हैं, ये वेन्यू है, ये टाइमिंग्स है। तो ऐसे करके इट वाज़ काइंड ऑफ अ प्लेज़ेंट सरप्राइज़ क्योंकि मैं बिल्कुल सोच नहीं रही थी कि मुझे कभी दिल्ली में आके जबकि मैं दिल्ली से पढ़ी नहीं हूँ, जहाँ से आप डिग्री लेते हैं, वहाँ पे आपको बहुत लोग जानते हैं। वहाँ पे फैकल्टीज़ होती हैं, डीन होते हैं, बाकी आपके पेशेंट्स बन जाते हैं। बट वहाँ पे जाके ऐसे सो कॉल्ड वहाँ पे भी मैं एक अननोन वॉरियर जैसी रही और 2 साल के बाद ऐसे जाते-जाते एक दिन अचानक मुझे स्टेज पे बुला के और दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर थे उस समय के, 2016 की बात है ये, तब मुझे ये अवार्ड मिला। बहुत ही बढ़िया। कहते हैं कि सहज पके सो मीठा होए। कोई भी चीज सहज अगर पकता है, जैसे आम का पेड़ में अगर आम पका हुआ पेड़ का कभी खाया होगा तो उसकी स्वाद अलग होती है और तोड़ के पका के जो खिलाते हैं उसकी बात अलग होती है। तो आपने कभी चाहना नहीं रखी, लेकिन हमेशा
पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ के बल पे कहते हैं कि नोन अननोन वॉरियर्स से आप नोन वॉरियर्स बन गए। बाबा के बच्चे हैं, सिखलते हैं, और इस तरह से दिल्ली गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर ने आपको रिकॉग्नाइज किया, ऑनर किया। बहुत ही सुंदर। आगे हम चलते हैं। आपकी रफ्तार और आपकी जो तेज है, आपकी जो भावना है, कहने की जो फ्रैंक नेचर है, बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं, दीदी यू आर एक्सीलेंट, यू आर वेरी फ्रैंक, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो थैंक बहुत यू सारे सो कमेंट्स भी मच। आ रहे हैं जी। और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी बहुत सारे भाई बहन आपको देख रहे हैं। तो पूजा बहन, समय को ना गवाते हुए मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना चाहूंगा। डॉक्टरी करते करते उसके पहले आपने एक बहुत ही अच्छे इंडस्ट्री कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब किया, और हाँ कॉर्पोरेट जी। सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस, ठीक है, मनी कमाना इज द सेक ऑफ द थिंग्स था, बट स्टिल उसके बाद भी आपको वो पसंद रास नहीं आया, और आपने उसको क्यों छोड़ा, वो बताइए। उसका उसका छोड़ने का एक ही कारण था कि जब ये ज्ञान ले लिया, तो ज्ञान के अकॉर्डिंग जो डिसिप्लिन्स है, उसमें से एक भी डिसिप्लिन तो पूरी नहीं हो रही थी। और मुझे ये दिख रहा था कि अच्छा, अगर मैं ये छोड़ती हूँ तो एज़ अ डॉक्टर तो मैं तो कहीं पे भी, हर घर में पेशेंट है, मैं भी बीच-बीच में पेशेंट बनती हूँ, खुद दवाई लेती हूँ, कभी लगता है कि किसी और को दिखाना है, उस सीनियर के पास जाती हूँ। मुझे लगा कि अगर मुझे अपने खाने के लिए, रहने के लिए पैसे चाहिए, तो वो तो मैं एज़ अ डॉक्टर किसी गाँव की एक हट में रह के भी कमा लूँगी। लेकिन अगर मैं कॉर्पोरेट में जाती रही और वो बहुत लग्ज़रियस लाइफ़ जीती रही, तो उसमें मेरा एक भी डिसिप्लिन पूरा नहीं होगा। और भगवान ने, वो भगवान जो सब कुछ दे सकता है, वो भी बहुत साफ कहता है, "जो मैं कह रहा हूँ, वो तुम करो, तो जो तुम नहीं भी सोच पा रहे हो, वो भी मैं तुम्हें दूँगा।" तो मुझे तो यही वाला प्रॉमिस ज़्यादा अच्छा लगता है। किस तरह की चैलेंजेस थी वो मुझे बताएं। चैलेंजेस में जैसे हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा है, हम पहुँच रहे, कई बार हमारी मीटिंग ऐसी है, हमको पहले पहुँच जाना है। अच्छा, वहाँ पहुँच गए हैं तो अभी क्या, आप टीम में एक एक पर्टिकुलर टीम में आप सबसे सीनियर हो, तो आपको आपका मैनेजर बुला के अकेले में बोलेगा कि इन 15 लोगों में से ना 3 लोगों को दूसरी टीम में भेजना है। और आपको ये दिख रहा है 15 लोग तो सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब 3 को दूसरी टीम में भेजना है, और उसके लिए मैं एक एक्सेल शीट बनाऊँ, मैं रीज़न दूँ, फिर उनको दूँ, तो मतलब गोली मुझे लगने वाली है, मर कोई और रहा है और एक्चुअली शूट कोई और कर रहा है। तो इस ये लगता है मुझे कि ये गलत है। मतलब ये 15 लोग अच्छे काम कर रहे हैं, इतना पैसा है, आप इनको 3 को वहाँ निकाल के, वहाँ डाल के, और वो जो पैसे से बेनिफिट करके और रेवेन्यू जनरेट करने वाले हो, मेरी निगाह में वो सबसे ज़्यादा गरीबी वाला स्टेप था। एक गरीब भी किसी को निकालता नहीं है, पर कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या है, इतनी अच्छी बातें करेंगे, इतने स्वीट वर्ड्स होंगे, अभी आपको गले लगा के बोलेंगे कांग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, और रात में जाके दारू पी के बहुत दुख मनाएंगे। वो मेरे से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, पर लड़की थी इसलिए उसको प्रमोशन मिल गया, इसलिए उसका इंसेंटिव मेरे से ज्यादा है। तो ये है कॉर्पोरेट लाइफ, और मैं ऐसी फेक लाइफ पहले भी, बचपन में, बड़े होके, और कभी भी नहीं जीना चाहती। और मैं चाहती हूँ कि कोई भी ऐसी फेक लाइफ नहीं जिए, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। बहुत ही साफ सुथरी भाषा में आपने आंसर दिया। कॉर्पोरेट में थोड़ा सा डिप्लोमेट्स होना ही पड़ता है, और बहुत सारी थोड़ा चीजें नहीं, ऐसी थोड़ा नहीं, पूरा पूरा। पूरा पूरा होना पड़ता है, जो भी है। और टाई लगाकर, आई कार्ड लगाकर, कहीं कहीं एग्जीक्यूटिव तो होते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे शुरुआत से ही चलता आया है। कॉर्पोरेट जगत की जो ट्रेडिशंस हैं, जो कल्चर्स हैं, उसको बखूबी जो है हम सभी की, हम भी आईटी सेक्टर में लगभग लगभग 12-13 साल काम कर चुके हैं। बहुत बार मैं रिजाइन दे देता था कंपनी से, क्योंकि बहुत सारी बातें होती थी। मैं सारा साल मेहनत करता था और प्रमोशन कोई और लेके चला जाता था। सारे साल छुट्टी पे कोई और रहता था, उसके बदले काम मुझे करना पड़ता था। लेकिन जब मैं छुट्टी पे रहता था तो बॉस बोलता था, अरबी दूसरा काम कर दो, उसका काम कर दो। मैं कहा बॉस, उसका काम मैं क्यों करूँ, मैं तो भैया, आप जब मैं छुट्टी पे तो आप तो चिल्लाने लगते हो, फिर भी तुम्हारा काम पेंडिंग है करना, मैं अपना काम भी करता हूँ, दूसरे का भी करता हूँ। और तीन का तो चलो कर देता हूँ, काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 9-9 घंटे, 10 घंटे, 12-12 घंटे, आईटी कंपनी में तो 18-18 घंटे भी वो आपको बिठाते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, वो एग्जैक्टली, पिज्जा पिज्जा एग्जैक्टली। और बर्गर का लालच देकर, और वो कैब की फैसिलिटी देकर क्योंकि मैं बहुत ही झेल चुका हूँ बहुत कई बार, क्योंकि हम तो कभी पिज्जा खाते नहीं थे, बर्गर खाते नहीं थे, स्टिल वो पैसा रिम्बर्स होकर हमारे अकाउंट में आता था। लेकिन जो एक एक होता है ना, जो एक लाइफ थी, वो कहीं ना कहीं लगता था कि यार मेहनत तो हम कर रहे हैं, और अप्रेजल के टाइम बॉस कुछ और दिखाता था। फिर भी आपने अनस्केड लीव मारी है, आपने ये किया है, अप्रेजल किसी और को मिलता था। वो तो ये जो, कॉर्पोरेट और में उस तरह की लाइफ से मैं थक चुका था। और मैंने पूरे अपने, कम से कम एक कंपनी में मैंने 10 साल काम किया। उस कंपनी में मैंने 3 बार रिजाइन मारा, 3 बार रिजाइन होता है, वेब पे मारना होता है, और
मैनेजर एक्सेप्ट करता है, फिर अदर अथॉरिटी में जाता है, और एक्सेप्ट करने से पहले मैं रिजाइन देकर चला आता था ORC, जो हमारा नॉर्थ इंडिया में कैंपस है, और वहाँ बाबा रूम में बैठता था, सोचता था बाबा ये मैंने डिजाइन कर दिया कि मुझे अब काम नहीं करना, बहुत हो गया पॉलिटिक्स, बहुत हो गया पार्टी पॉलिटिक्स, एक मुझे काम करना होता है, काम करने के अलावा ये सारी चीज खेलना होता है, और योग लगता नहीं है। योग में बैठो तो वही बातें जो मैनेजर ने बोला है, जो करना है, जो ये सब बातें जो आपने बताया, एक्सेसिव वाले एयरफेयर, बहुत सारी चीजें, तो मुझे लगता था कि नहीं करना है। लेकिन जब बाबा कहता था बाबा बच्चे फिर करोगे क्या, आप नेक्स्ट कंपनी में जाएंगे, वहां भी मैनेजर ऐसे मिलेंगे, वहां भी लोग ऐसे, कलयुग है ना, कलयुग है, तो आप रिजाइन देके करेंगे क्या, नई कंपनी ज्वाइन करेंगे, नई कंपनी में फिर से नई चैलेंजेस होंगी, नई नई फेस होंगे, नए चैलेंजेस होंगे, जरूरी नहीं है। तो फिर मैं आता था और फिर ORC से 2 दिन का रिट्रीट करके, और फिर मैं वो डिजाइन वापस ले लेता था, तो फिर मैं काम करता था। तो सालों साल चलता, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे ऊपर लाइबिलिटी थी, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए करना पड़ा। लेकिन आपने सही बताया, जो आपको जो मजबूरी नहीं है तो मत करें। कहते हैं, बाबा भी कहते हैं कि नौकरी माना, नौकरी करना मतलब नौकरी होना। तो चलो अच्छी बात है, आपने अपना क्लिनिक खोला और इस तरह की बताया आपने कि कॉर्पोरेट सेक्टर में किस तरह की मजबूरियां होती है, जैसे लोग कई बार करते हैं और करते ही हैं, लेकिन आपकी ऐसी मजबूरी नहीं थी तो आपने उसको छोड़ा, और ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपका बहुत ही अच्छा वो है, ऑरा है, और आप बहुत अच्छे, बहुत ही फ्रैंकली नेचर से हमसे बात कर रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए कि मेडिटेशन, राजयोग का मेडिटेशन जो आपने सीखा आज से, मैं समझता हूँ 2018 जून के मास में आप शायद ध्यान में आए, और 21 चल रहा है, ये पीछे 2 साल तो कोरोना काल में ही निकल गया, इस तरह की हालात थी दुनिया की। तो राजयोग का मेडिटेशन ने आपको किस मामले में रिच बनाया, रिच इन द सेंस कि आप अपने आप को आज, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वेलनेस की बात कर रहा हूँ, मैं वेल बीइंग की बात कर रहा हूँ। तो राजयोग का मेडिटेशन ने आपको किस हद तक अमीर बनाया और बेहद में कैसे, अमीर बनाया, वो बताइए। बेहद में बनाया। अगर आप कुछ भी बोले कि आप, मैं आपको मल्टीप्लाई करके टाइम्स बताऊं, तो शायद वो भी मेरा कैलकुलेशन ठीक नहीं बैठेगा। बेहद में बनाया। पहले भी मैं जीवन में हमेशा बोल्ड थी, स्ट्रेट थी, क्लियर थी, सक्सेसफुल थी, सब बढ़िया चलता था। लेकिन वो जो मन के अंदर की दुनिया थी थॉट्स की, उसमें सबका झूठ देख के, धोखा देख के, और सब कुछ फेक लगता था, और मुझे बहुत सफोकेटिंग लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इंसान पसंद नहीं है, इनफैक्ट जानवर के साथ रह नहीं सकते। तो मुझे हमेशा लगता था कि मंदिर में जाके बैठ जाओ, वहां जाके बैठ जाओ जहाँ पे बहुत गरीब बच्चे रहते हैं। मैं संडेज को कई बार एनजीओज भी चली जाती थी सेवा करने के लिए, ओल्ड एज होम में चली जाया करती थी। मुझे ऐसा लगता है कि जिनको सबने छोड़ दिया, आप उनके लिए कुछ करो। संसार में क्या होता है कि इंसान को अगर एक चाय भी पीने जाना है, तो उसके पास चाय पीने जाना प्रेफर करेगा जहां से उसको लगता है कि किसी भी तरीके से शायद मुझे कुछ बेनिफिट हो सके। लेकिन जब ये राजयोगा मेडिटेशन किया, तो बाबा ने बहुत साफ बताया शुरू में कि ये इस सृष्टि चक्र का, काल का, अंत का भी अंत चल रहा है। हर आत्मा खाली है अंदर से, सभी मांग रहे हैं। तो जो तुम मेरे बच्चे हो, जिसे मैं मिला हूँ, जो सर्वशक्तिवान है, जो गुणों और शक्तियों का भंडार है, सागर है, उससे आप लो, खुद को भरपूर करो और देते जाओ। क्योंकि हम तो क्या देवी देवता बनेंगे, शिव बाबा की बताई हुई श्रीमत पे चल के तो हम देवी देवता बन रहे हैं। तो परमात्मा शिव कहते हैं कि मांगने वाले मंगता नहीं, देने वाले दानी, महादानी, वरदानी बन जाओ। तो इसलिए रिचनेस की बात है तो सभी चीजों में रिच है, अपने पॉजिटिव थॉट्स में रिच है, स्टेबिलिटी में रिच है, हेल्थ में रिच है, रिच ही रिच है। आप पूछे तो मैं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस से सभी को बोलना चाहती हूँ, आई एम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। आप मेरा कुछ छीन नहीं सकते हैं, कुछ कम नहीं कर सकते। बहुत ही सुंदर। कहते हैं कि पैसा कमाओगे तो शायद कोई बांट लेगा या चुरा लेगा, संपत्ति अर्जोगे तो कोई ना कोई बंटवारा कर लेगा, लेकिन ज्ञान अगर अर्जित करोगे तो आपके जीवन में सदा काम आएगा, हमेशा काम आएगा, और लास्ट लास्ट तक काम आएगा। यहाँ तक कि उसकी ब्लूप्रिंट्स आपकी आत्मा में जाएगी और वो आत्मा उसको कैरी करेगी अगले जन्म में। बिल्कुल। तो ये ज्ञान है, और ये ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान की बातें हो रही है, जो परमात्मा ने हम सबको सिखाया है कि बच्चे अपने आप को आत्मा समझकर उस परम ज्योति परमात्मा को याद करो, और जिसको भी मिलो, जिसको भी कोई हेल्प करो, जिसको भी सेवा में लगे हो, जहाँ भी हो, मामा, काका, चाचा से लेकर
कोई भी ह्यूमन बीइंग अराउंड द ग्लोब, उनसे आत्मिक दृष्टि से ही मिलो। तो वो कहते हैं कि ग्लोब ही वसुधैव कुटुंबकम की भाषा हम सभी भारतीय जानते हैं, और उसी को लेकर आज ब्रह्मा कुमारी संस्था पूरे विश्व में वर्ल्ड पीस के लिए और मेडिटेशन सिखाने का, राजयोग मेडिटेशन सिखाने का इतना बड़ा कारोबार पूरे विश्व में, लोग कारोबार पैसे का, धन संपत्ति का और करते हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्था ये कारोबार, ये बिजनेस करती है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्ज भी नहीं करती। तो बहुत ही अच्छा पूजा बहन आपने बताया कि किस प्रकार आपको राजयोगा ने रिच बनाया है। और अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी समय बस हो ही गया है, और थोड़ी देर में मैं दर्शकों को बोलूंगा कि आप अपना क्वेश्चन पूछे। उससे पहले कि आप हमें थोड़ा सा अपने अभी प्रेजेंट लाइफ के बारे में बताएं। अभी आप क्या कर रही हैं, किस प्रकार का आपका शेड्यूल रहता है, क्या क्या कारोबार रहता है, और अपनी लाइफ स्टाइल को किस तरह से जी रहे हैं, और आने वाले कल में क्या आपके लक्ष्य हैं, कृपया थोड़ा शॉर्ट में बताएं, फिर हम आगे बढ़ें। 3:45 पे अलार्म बजता है, फिर अगले 5 मिनट में ब्रश करके और बाबा के रूम में बैठ जाते हैं, और आंखें खोल के सामने परमात्मा बैठा होता है, और पूरा विश्वास होता है कि बैठा है क्योंकि कुछ मिल रहा होता है। उसके बाद वो 3:50 से करीब और 4:45 का रूम बाबा के रूम में, उसके बाद वापस आए, थोड़ा बहुत अपना बैठ के लेट के कुछ स्पिरिचुअल अध्ययन किया, क्योंकि बाबा का ज्ञान तो सागर है, आप जितना भी करो कम ही है, आप पढ़ते जाओ, और जो परमात्मा ने बताया है उसको पढ़ते जाने में ही हमेशा फायदा होने वाला है। उसके बाद हम सुबह 6:30 तक रेडी हो जाते हैं, और मैं सालगांव में रहती हूँ, जो ज्ञान सरोवर से करीब 1-1.5 किलोमीटर पे है। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे पांडव भवन है, जो कि ब्रह्मा कुमारीज का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स है। वहाँ पे जाती हूँ ड्राइव करके, और मॉर्निंग थोड़ा सा मेडिटेशन, मॉर्निंग मुरली वहाँ पे होती है। मॉर्निंग मुरली के बाद थोड़ा सा बाबा करूँ वहाँ पे, उसके बाद थोड़ी सी वॉक करके, और मेरा क्लिनिक क्योंकि मार्केट में ही है, और अगर मैं वापस 5 किलोमीटर आऊँ और फिर जाऊँ, और 9:30 से मेरा क्लिनिक टाइम स्टार्ट होता है, तो ऐसे करके मैं थोड़ा क्लिनिक पे जाके बैठ जाती हूँ। वहाँ पे भी थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ, जिससे कि जो वाइब्रेशंस हो वो इतने हीलिंग हो कि कोई भी जो पेशेंट किसी भी तकलीफ के साथ में आया है, क्योंकि डिजीज जो होता है वो बॉडी का होता है, लेकिन जो बीमारी होती है दरअसल उसमें सोल भी है। माइंड, बॉडी एंड सोल, ये होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट है। होम्योपैथी ही ऐसा एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जिसके फाउंडर जर्मनी के डॉक्टर हनीमैन रहे हैं। उन्होंने बोला कि माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों को हम जब ठीक करते हैं तभी उसको एक ट्रू हीलिंग कहते हैं। तो बीइंग अ ट्रू हीलर, और बाबा के बच्चे बन गए हैं तो पूरे विश्व की सेवा करनी है, तो सिर्फ बॉडी को ठीक नहीं करना है, सोल को भी हीलिंग। तो मैं वहां जाके मेडिटेशन करती हूँ, और 9:30 से पेशेंट आने शुरू होते हैं, 1 बजे तक मेरी क्लिनिक होती है। मैंने अपने पास जर्मनी का जो ब्रांड है, बेस्ट ब्रांड ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन, उसको रखा है अवेलेबल, जिससे पेशेंट्स उसका लाभ उठा सकें। और 1 बजे के बाद मैं यहाँ के लिए निकलती हूँ, आके थोड़ा रोटी गरम बना के और थोड़ा-सा बाबा को भोग लगा के, फिर फटाफट खाया, फिर थोड़ा बहुत अपना स्टडी भी करना ज़रूरी है, मेडिकल जर्नल्स पढ़ने होते हैं। अभी तो आपको पता है कोरोना काल में बहुत सारे अपडेट्स होते हैं, डब्ल्यूएचओ के अलग अपडेट्स हैं, आईसीएमआर के अलग अपडेट्स हैं, फिर डॉक्टर गुलेरिया हमें कुछ और बताते हैं, सब जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम पेशेंट के लिए क्या फ़ॉलो करेंगे। और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत हमारे घर में 2 वर्कर्स होते हैं, उनको काम के लिए बताना, थोड़ा मॉनिटरिंग भी करनी होती है। 5 बजे वो निकल जाते हैं, 5:30 बजे की शाम की चाय बना के, रेडी होके, घर में बाबा के हर जगह पे अगरबत्ती जला के, 5:45 तक फिर ड्राइव करके, फिर पांडव भवन पहुँच के, और बाबा के पास थोड़ा-थोड़ा हेलो करके, फिर यहाँ पे बहुत सुंदर नक्की लेक है, जिसका ब्यूटिफिकेशन ब्रह्मा कुमारीज़ ने ही किया हुआ है। बहुत ही प्यारे वाइब्रेशंस हैं। सारे हमारे ब्रह्मा कुमारीज़ भाई और बहनें जिन्हें भी वॉक करना होता है, योग करना है, संगीत सुनना है, वो सब वॉक पे जाते हैं, और सभी अपने-अपने बाबा के कनेक्शन में होते हैं। आपस में कोई बातचीत नहीं करते, सब वॉक करते रहते हैं, वापिस आ थोड़ा-सा एक फटाफट का लंबा-सा वॉक किया, बिकॉज़ बॉडी को थोड़ा काम भी कराना है, और फिर मेडिटेशन करके 7:30 का जो ट्रैफिक कंट्रोल का गीत होता है, वो बजता है। उसके बाद से बैक टू हाउस, सुबह की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की, किचन में कुछ थोड़ा बहुत सा बाबा की याद में कुछ खा लिया, बिकॉज़ रात के बाद सीधे जो ब्रेकफ़ास्ट है उसका टाइम में काफ़ी लंबा गैप 12 घंटे का हो जाता है। और ऐसे करके थोड़ी स्पिरिचुअल स्टडी करके फिर रात में 10 के बाद बाबा कहते हैं
10 माना बस, तो 10 के बाद नेट ऑफ और सो जाते। बहुत ही अच्छा आपने पूरा डे टू डे लाइफ का जो रूटीन है बताया, और किस प्रकार से आप सॉलिट्यूड और नेचर का पूरा आनंद उठाते हैं, और कैसे डॉक्टर होते हुए अपने रिफ्रेशमेंट और अपने रूटीन को टाइट रखते हैं। अपने नॉलेज अपडेट्स के लिए आप सारे जो जर्नल्स है वो भी पढ़ते हैं, जितने सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसेस है डॉक्टर्स वो भी सुनते हैं। तो किस तरह से आप अपने पूरे सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का रूटीन बहुत ही बाकायदा आपने बताया, और हम सभी भी को ऐसा फॉलो करना चाहिए। काम तो अपनी जगह पे है और अपना जीवन का पुरुषार्थ अपने जगह पे है, और ज्ञान भी अपने जगह पे है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा आपने अपने जीवन को बनाने के लिए पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। आगे का लक्ष्य क्या है पूजा बहन? लक्ष्य तो अभी बस एक है। जैसे शिव बाबा ने जिसका तन लेकर हमें ज्ञान सुनाया, ब्रह्मा बाबा जिसको हम सभी कहते हैं, जिनको पीछे फोटो में जिनका आप देख सकते हैं, तो हमेशा बाबा ने बोला कि किसी भी देहधारी को हमारे जीवन में, संसार में हम बहुत सारे आइडल्स हैं, जिसको सिंगर पसंद है उनका कोई आइडल है, जिनको एक्ट्रेस फेवरेट है वो उनको फॉलो करते हैं, सब कोई ना कोई किसी ना किसी को फॉलो कर रहा है। लेकिन परमात्मा तो दी बेस्ट है। तो परमात्मा जैसा बनने के लिए स्वयं परमात्मा ने बोला कि ब्रह्मा बाप समान, सी फादर फॉलो फादर। तो उस ब्रह्मा समान बनने का ही पुरुषार्थ कर रही हूँ। लक्ष्य यही है, उन जैसा बन के और फिर लक्ष्मी नारायण बन जाना है। लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट, मैं एक क्वेश्चन करूंगा, और बहुत ही प्रैक्टिकल, जबकि आप बहुत ही प्रैक्टिकल बातें करती हैं। हम सभी ब्राह्मण बस जो है बाबा के बच्चे जो ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं, और जो भी किसी आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं, सबका पुरुषार्थ अपना अपना है। और क्योंकि बाबा रोज मुरली में कहते हैं, बच्चे तुम देवी देवता बनने वाले हो, बच्चे तुम सतयुगी घराने में जाने वाले हो, बच्चे तुम देवी देवता क्लेम करने वाले हो। तो आप अपने जीवन से मुझे बताइए, कौन से ऐसे संस्कार है, कौन से ऐसी आपकी वृत्ति है, या कौन सी ऐसे आपका कर्म है जो आपको रिफ्लेक्ट करता है कभी कभी कि हाँ, ये जो संस्कार मेरे रहे हुए हैं, ये शायद देवी देवता बनने में मेरे साथ सामने आने वाले एक रोड़े के समान है, और ये जो संस्कार हमारे अंदर इमर्ज हो रहे हैं, शायद ये देवी देवता के संस्कार हमारे अंदर इमर्ज हो रहे हैं। तो बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही शॉर्ट में आप बताएंगे कि कौन से ऐसे संस्कार है जो मुझे लगता है कि ये हमें सतयुगी राजघराने में पहुंचने के लिए रोड़ा है, हमारे जीवन का एक पत्थर है जिसको हमें इस रास्ते से हटाना है। और कौन से ऐसे संस्कार है जिसको आप कभी कभी वियोग में बैठती हैं, या हम सब जब बैठते हैं तो लगता है कि नहीं, ये जो संस्कार है वाकई ही सतयुगी संस्कार है, वाकई ही आई हैव टू क्लेम दिस वर्ल्ड। तो दोनों बातें मुझे थोड़ा स्पष्ट रीति से और अपने जीवन से बताइए, किसी और के जीवन से नहीं, आपके अपने जीवन से 2.5 सालों में कभी मेडिटेशन में ऐसा अनुभव हुआ हो, योग में, ये ऑब्स्टिकल है, ये प्रॉब्लम्स है, इसको खत्म करना है, और वास्तव में ये दैवी संस्कार है जिसको मैं अपने गर्व से कहती हूँ कि हाँ, आई हैव टू क्लेम दिस वर्ल्ड, जिसको बाबा कहते हैं गोल्डन एज, पैराडाइज, सतयुग, बहिष्ठ, और उसमें आपको जाना है। तो क्या लगता है हम जा पाएंगे? बिल्कुल जाने वाली हूँ मैं, और मैं उसका पुरुषार्थ भी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं वो वाले अपने संस्कार बताना चाहती हूँ जिसके लिए मुझे लगता है बहुत गर्व से कि हाँ, पुरुषार्थ करने का एक समय तो है ही निश्चित, उसके बाद तो बनना है। तो जैसे मेरा देने का संस्कार है, मेरे मन में कभी इच्छा नहीं होती कि मुझे कुछ मिले, और मैं हमेशा, जैसे बाबा कहते हैं कि दूसरों को आगे रखो। जब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी आए, तो बाबा कहता है जो ओटे सो अर्जुन। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, भाग दौड़ के लिए, मेहनत के लिए, बेड़ा उठाने के लिए मैं स्वयं से आगे आ जाती हूँ। उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, पर मैं आ जाती हूँ और आती ही रहती हूँ। सेकंड चीज ये है कि मुझे हमेशा देना है। कुछ मन में इच्छा बची नहीं हुई है, एक शुद्ध इच्छा है कि देवी देवता बन जाए फाइनली, जैसा बाबा बनाना चाहते हैं। बाकी मैं देती रहती हूँ, और जब भी कोई सिचुएशन आती आती है, और वो मैं पहले जैसे वाले हिसाब से सोचने लगती हूँ, तो मैं लास्ट में सोचती कि अगर ब्रह्मा बाबा होते इस जगह पे, तो वो क्या करते। और उसके बाद बहुत कुछ चेंज होता है। तो मैं बहुत सेल्फ डिसिप्लिन्ड हूँ, मेरा नियम बहुत पक्का है। मैं किसी कारण से किसी को खुश करने के लिए पूरी दुनिया छूट जाए, मैं डिसिप्लिन से नहीं हटती, और यही मेरी पहचान है। मुझे देखने और सुनने वाले में काफी सारे लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि ये बिल्कुल पक्की है। और मैं बहुत स्पष्ट हूँ, जैसे बाबा कहते हैं, देवी देवता माना क्या, फरिश्ता माना क्या, स्पष्ट, ट्रांसपेरेंट,
ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि जो अंदर और बाहर एक समान हो। तो मैं कभी फेक नहीं रही हूँ। आपका मुझे कुछ पसंद नहीं आया, हो सकता है मैं चुप रह जाऊँगी, पर मैं आपकी झूठी प्रशंसा करके और आपके टॉप कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहूँगी कभी भी। ये तो मेरे देवी संस्कार हो गए, जो बहुत पक्के हैं और जो देवी-देवता के ही हैं। जो रोड़ा डालते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, कुछ गलत हो, किसी के साथ हो, मुझे बहुत क्रोध आता है। अब वो क्रोध बाहर के रूप में नहीं दिखता है, लेकिन ऐसा लगता है ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे किनारा करना चाहिए। बाबा कहता है ये हम अब वर्ल्ड स्टेज पे हैं, हमारा पार्ट है, हमें सेवा के लिए शरीर मिला हुआ है। शरीर खत्म हो जाएगा तो पार्ट तो खत्म, तो भाग भी नहीं सकते हैं। हमें पता ही है ज्ञान में आके कि यहाँ से भागेंगे तो जहाँ जाएंगे वहां पे इसका डबल आने वाला है, मल्टीप्लाई हो गए। तो मैं इतनी बेवकूफ तो नहीं हूँ, तो मैं वहीं रह के और फिर से योग लगा के क्रोध आता है, बहुत आता है। अंदर ही अंदर ज्ञान की सारी लाइंस खुद को समझाती हूँ, जैसे दूसरों को समझाते हैं, क्योंकि मैं बहुत सेल्फ डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं खुद के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। जिस दिन मैंने क्रोध में किसी को ऊंची आवाज में बोल दिया, मैं शाम में ज्यादा योग करती हूँ, सुबह ज्यादा योग करती हूँ, खुद को पनिश करके थोड़ा-थोड़ा सा कुछ भी कि मौन रखना है, थोड़ा भोजन कम खाना है, ज़्यादा फिज़िकल एक्सरसाइज़ करनी है, ऐसे करके। तो ये मेरा जो क्रोध एक है, यही है, रह-रह के रोड़ा बनता है, क्योंकि हर तरफ परिस्थितियाँ आती हैं और वही मेरा पुरुषार्थ है कि उसमें मैं इतनी डिटैच्ड हो जाऊँ कि हो रहा है, हुआ ही पड़ा है, ऐसे ही होना है, मुझे तो बस ब्लेसिंग्स देनी है सबको। चलिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मैं कहता हूँ ऑसम। आपके साथ जो 1 डेढ़ घंटा टाइम, सवा घंटा होने जाने जाने को है। आपने बहुत ही स्पष्ट थे, बहुत ही खुले दिल से और फ्रैंक नेचर से अपने जीवन के बारे में पुरुषार्थ, आपकी वो कैरियर्स, आपकी वो स्कूल लाइफ, आपकी वो बचपन, चाहे कैसा भी पल रहा हो, आपने, चाहे वो आपके साथ जो हादसा, जो कुछ भी हुआ, उन सबको भी आपने एक तरह से अपना एक गुलदस्ता टाइप का बनाया है। और उस गुलदस्ते में कोई मुरझाया फूल भी है, उसको पानी देने की आप कोशिश करते हैं और करते ही रहेंगे। तो बहुत ही अच्छा आपने अपने जीवन की कहानी और अपनी जुबानी इस रूहानी मुलाकात में हम सबके साथ शेयर किया। अभी श्रोताओं से अनुरोध है कि कृपया अपना ये जो सारा वीडियो है, जो आप सभी जुड़े हुए हैं, आप हमारे सामने आए। अगर आप ड्रेसअप में हैं प्रॉपर, तो आप सामने आकर हम सबको अपना चेहरा दिखाएं, तो आप लोगों को भी कैसा लग रहा है। और कोई एक दर्शक अगर इस आज के इंटरव्यू से आज के कुछ प्रेरणा लिया हो, तो वो भी शेयर कर सकते हैं। उससे पहले मैं एक छोटा सा शब्द, जो कि सेम, क्योंकि मैं भी बहुत सारे कुछ पढ़ता रहता हूँ, तो आप सबके लिए मैं थोड़ा सा, और पूजा बहन के लिए भी मैं शेयर करना चाहूंगा। कहते हैं कि पहाड़ की चोटी पे उतरने पे पहाड़ पे चढ़ने का तजुर्बा नहीं आता। पहाड़ की चोटी पे उतरने पे पहाड़ पे चढ़ने का तजुर्बा नहीं होता। जिंदगी पहाड़ की चढ़ानों पे मिलती है हाँ जी, और चोटी पर नहीं। चढ़ानों पे ही तजुर्बे मिलती है और जिंदगी मस्ती है। चोटी पर चढ़ने की कोशिश में ही जिंदगी को इल्म हासिल होता है। जब हम बिल्कुल। पहाड़ की चोटी पे चढ़ते हैं, एक एक पग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिसलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर बढ़ते हैं। तो पहाड़ की चोटी पे चढ़ना, ये मंजिल को हासिल करना इज नॉट पॉसिबल, बट पहाड़ की चोटी पे ही हम मचते हैं। जब गिरते हैं, संभलते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, तो वही हमारी एक तरह से एक्सरसाइज होती है। और फिर हम अपना पैर मजबूत करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही सीरीज में आज की सीरीज थी, जो कि पूजा बहन ने अपने खुद मुखारबिन से हम सबको दर्शन कराया। बहुत सारी परिस्थितियां इनके जीवन में आई, ऐसे ऐसे हर्डल्स भी आए जो कि शायद नॉर्मल मनुष्य को, नॉर्मल इंसान को हिला कर रख दे, लेकिन उन्होंने हिले नहीं। और उन्होंने क्या कहा, परमात्मा की वाणी यूज की, अगर कोई मर भी जाए तो आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। नहीं आने हमें चाहिए। याद आता है वो दृष्टांत, अभी रिसेंटली हुआ, पूरे मीडिया में भी खबर गई। सिद्धार्थ जो फिल्म एक्टर जिसने शरीर छोड़ा, उनकी माँ ने खुद उनकी मुख अग्नि को दिया, और अग्नि देने के बाद ब्रह्मा कुमारी बहनों को अपने आवाज पे बुलाया। स्पेशली सिस्टर शिवानी, जो वर्ल्ड मोटिवेशनल स्पीकर है, वो भी उनके उसमें शामिल हुई। और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की शहादत में कोई आंसू नहीं बहाए, मेरे बेटे के शहादत में कोई आंसू नहीं बहाए, उसकी नई जर्नी के लिए, एक नई शुरुआत के लिए दुआएं मांगे, और उसने जो भी कुछ आपको टीवी के माध्यम से दिया है उसके लिए उसको दुआएं दे। तो ऐसी एक माँ भी थी जिसने अपने बेटे को खोया, और बेटे को खोने के बाद आंख में आंसू तक नहीं आने दिया। ऐसी ही कुछ घटनाएं हमारे पूजा बहन के साथ भी घटी, लेकिन उन्होंने आंखों में आंसू नहीं आने दिया। और अभी परमात्मा को कैंपेनियन बनाकर स्वयं
खुदा को कैंपेनियन बनाकर, खुदा को दोस्त बनाकर ये जीवन को बहुत ही सहज रीति से एक डॉक्टर होने के नाते ह्यूमैनिटी की सेवा भी कर रही हैं, और साथ साथ अपनी सेवा के साथ साथ ये माउंट आबू की पहाड़ियों का आनंद भी ले रही है। आपके सामने के चेहरे से आपको झलक रहा होगा, अभी ये वाकई बैठी है रूम में, लेकिन अगर छत पे अगर जाएं तो पीछे पूरा हिल्स इतना सुंदर, जो माउंट आबू गए होंगे दिख रहा होगा, माउंट आबू की पहाड़ियां ऊपर टॉप हिल्स पे बैठी हैं। तो मैंने इसलिए पहाड़ी का ये एग्जाम्पल शेयर किया कि पहाड़ी की चोटी पे चढ़ने से कोई मंजिल हासिल नहीं होता, पहाड़ियों के चढ़ान पे हमें इल्म हासिल होता है। आपने हर चढ़ान पे एक इल्म हासिल किया और उसी बीच में परमात्मा का ज्ञान मिला, और ज्ञान मिलने के उपरांत आपने अपने जीवन को खुशनुमा बनाया, और आप कहती हैं कि आई एम richest in the world. So this is completely proud of you for all of guest speakers जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारत के अलग अलग कोने से यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, और साथ साथ हमारे जूम लाइव मीटिंग में जुड़े हुए हैं। सभी भाई बहनों को मैं कहता हूँ अपना वीडियो जरूर ऑन करें, सामने आए, और कोई क्वेश्चन है तो कृपया जरूर आप सब पूछ सकते हैं। आप सामने आकर हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर पूजा बहन, माउंट आबू अरावली पर्वत से। जी, आप सभी अपने अपने स्पीकर अगर चाहें तो माइक को ऑन करें, और कृपया अगर कोई सवाल है तो जरूर पूजा बहन से लाइव पूछ सकते हैं। जी, हम शांति। डॉक्टर पूजा बहन ने आज जितनी भी बातें बोली, गौतम भाई हैं, हाँ जी बोलिए। जी, ओम शांति। डॉक्टर पूजा बहन ने आज जितनी भी बातें शेयर की, बहुत ही फ्रैंक रूप से और बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस के साथ सारी बात बोली, बहुत अच्छा लगा। और आज इन्होंने जिस दौर से अपनी लाइफ को यहाँ तक लाया है, शायद सबके जीवन में ऐसा आता है, और हमें ये प्रेरणा लेने चाहिए पूजा बहन जी से कि ऐसे ही हम परमात्मा की याद में, परमात्मा के साथ रह करके, जैसे हम उनके याद में रहते हैं तो हमारे सोचने का भी काम भगवान करते हैं। तो ये सारी बातें बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ, मैं भी थोड़ा आज बीमार था, लेकिन मैं आज ये सेशन से लगता है इतना मोटिवेट हो चुका हूँ कि मेरी सारी बीमारियां खत्म हो गई। ऐसे मैं दवाई भी लिया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लग रहा था कि आज मैं योग में बैठूंगा तो शायद बैठ पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं क्या कंटिन्यू भी बैठूंगा योग में। थैंक यू सो मच। क्योंकि आपके साथ रूहानी डॉक्टर है, तो डॉक्टर के साथ आते ही आपकी तकलीफ दूर होने लगता है। पूजा बहन आज बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच भाई जी। और बाबा कहते हैं डबल डॉक्टर, तो आपकी सिर्फ बीमारी नहीं, आपकी रूह की भी कोई तकलीफ है वो भी सही हो गई। और अभी हम सबको पता है आज 3rd संडे होता है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। जस्ट सेशन के खत्म होने के बाद ड्राइव करके पांडव भवन जाऊंगी और ओम शांति भवन में जाके जब पूरे विश्व को सकाश दूंगी तो आपके लिए स्पेशल सकाश। बिल्कुल आपका अभी रात तक आप बिल्कुल चंगे होके और दौड़ने लगेंगे। हाउ फॉर्चुनेट हो गौतम भाई, आप इतने भाग्यशाली है कि पूजा बहन आपके लिए माउंट आबू के हिस्ट्री हॉल से डायरेक्ट आकाश भेजने वाली है थोड़ी देर में। तो आप तो आधा तो हील हो चुके हैं शारीरिक रूप से, और मेंटली और रूहानी रूप से थोड़ी देर में आप और भी हील हो जाएंगे। तो धन्यवाद पूजा बहन का, थैंक यू। कोई और भी है जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए? पूजा बहन, आई एम प्रोफेसर मदान फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। गुड इवनिंग सर, आई रिमेम्बर यू। हाँ, मैं अपनी वाइफ सुमन के ओम शांति ओम शांति। तो 3 साल पहले मैं ज्ञान सरोवर आया था, और वहां पर होम्योपैथिक सेंटर, जस्ट एक कोई माइनर एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, तो हम गए वहां पर। पूजा बहन वहां मिली और इन्होंने मतलब के बाबा की बातें करके ही हमें वही लगा कि सब ठीक हो गया, कोई दवाई की जरूरत नहीं है। तो मैंने इनसे नंबर लिया, इन्होंने मेरे को इतना बताया कि शायद नोएडा से आई हुई हैं। तो मतलब इनकी बातें इतनी अच्छी, मेरे को मेरी वाइफ को भी इतनी अच्छी लगी। उस टाइम डिस्कस करके इनसे इतना अच्छा लगा, और फिर बाबा की जगह थी और सारे वाइब्रेशंस भी थी। उसके अभी मैंने कुछ महीने पहले ही इनको कांटेक्ट किया कि इतना अच्छा वो विजिट थी। उसके बाद मैं मानेसर तो कई बार गया हूँ, ज्ञान सरोवर भी 5-6 बार गया हूँ, अभी 2 साल से नहीं जा पाया। तो मेरे को अच्छा लगा जो डिस्कशन थी, और जिस तरीके से बहन ने अपने आप को बाबा को समर्पित करके अपनी सेवाएं दे रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। हम भी थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर प्रधान साहब, आपने अपना अनुभव शेयर किया हमारे साथ, बहुत ही धन्यवाद आपको जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और भी कोई है?
अरविंद जी, आपका जो कन्वर्सेशन जिस तरीके से आपने बढ़ाया, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मेरा मच। नंबर है, आप ये सब बाबा आप की सबकी याद में दुआएं है। हमारे साथ हैं और इसी तरह हम कुछ नया नया लाते रहते हैं एपिसोड। ये हमारा एपिसोड 5 से 6:30 बजे चलता है सर, हर संडे चलता है और हर संडे हम नए गेस्ट को लेकर आते हैं। अभी मैं बेंगलोर आया हूँ, मेरे बेटे ने एक मकान लिया है अभी, जी तो नेक्स्ट मंथ उसकी इनॉग्रेशन वाला की वो है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी सर, नाइस, ऑल द बेस्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। और आज अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं चांद मिश्रा भाई बॉम्बे से, और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ। चांद मिश्रा भाई। ओम शांति, ओम ओम शांति। शांति भाई साहब। ओम शांति। भाई जी, एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि आज का सेशन इतना बढ़िया सेशन, जिनको कहना चाहिए बहन जी का फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, बाबा के जितने भी पावर, कैचिंग पावर, टचिंग पावर, जजमेंट पावर, डिसीजन पावर और सारे अच्छे जितने भी बाबा के फुल ऑफ कॉन्फिडेंस इनके अंदर में जो इतनी चीजें कहते हैं जो मैंने सुना, वो रियली में दिल से उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और थैंक मैं यू। चाहता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए इनको खास करके इनके लाइफ से इंस्पायर होंगे। अब हमें, चूंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल निकाला है और शाहरुख खान के बड़े फैन थे, मैं एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि जब युगल मेरी आई बॉम्बे में, और जब हम बॉम्बे में फर्स्ट टाइम वो आई तो फिल्म इंडस्ट्री में आते ही उनको पहला ही तो बहुत ही कम समय हुआ, वो बोले मुझे एक ही इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो मुझे हम शाहरुख खान मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो मैं शूटिंग पर उनको लेके गया शाहरुख भाई के साथ। मैंने बोला एक बहुत बड़ी फैन आपका एक आया हुआ है जिससे मैं मिलाना चाहता हूँ, और उनको मिलाया। और मिलाने के बाद में लास्ट में मैंने बोला ये मेरी युगल है। इतनी खुश हुई हो, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, और ऐसे कहने लगा है मुझे ये मेरा परिवार है। और कोई भी, मैंने आज यशराज स्टूडियो में एक समय, मुझे याद है, अभी तो 25 साल से ज्ञान में हूँ, 25 साल से बाबा का और अलग जीवन, चूंकि इंडस्ट्री में रहते हुए भी अब जीवन बिल्कुल ही इतनी बढ़िया उनकी लाइफ से सुना। तो आप इंडस्ट्री में 50 साल से हैं, अभी भी प्रियंका चोपड़ा 15 साल से, रवीना टंडन 25 साल से, दो नई लड़की वो भी हमने इंट्रोड्यूस किया। अभी हंगामा 2 में जो प्रणीता आई हुई है, अभी मालविका करके एक लड़की है, उनकी अभी एक नई फिल्म रिलीज होगी। 1.5 दर्जन हमने खास करके लड़कियों के साथ ही हमने आज सारे टेलीविजन में, चाहे वो टेलीविजन में हो या फिल्म में हो, सब टॉप पे रहे जिनके साथ जुड़ा, ये मेरा भाग्य है। और ये मुझे गर्व होता है कि कहीं से भी, इंडिया के ही नहीं कहीं से भी अगर आते हैं, बड़े से बड़े भारतीय प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोलते हैं सही जगह से अगर लड़कियों को प्रमोट करना हो और एकदम बिल्कुल एक सही तरीके से जिंदगी में, जिनको कहते हैं कि मैंने एक उनका इमेज बना करके, आज पूरा मुझे इस चीज का गर्व है कि प्रियंका चोपड़ा अपनी बुक में भले जितने भी लिखे उन्होंने पेज मेरे लिए, 2 दफा, एक दफा मैंने जिंदगी में पीछे नहीं देखा, एक दफा उन्होंने लिखी कि आप टीचर बन के मेरे लाइफ को शेप दिया। आज वो वर्ल्ड की इतनी बड़ी आज माने ये है। लेकिन मुझे बाबा 25 साल से मिलने के बाद में यही आज मैं भी कह सकता हूँ, खास करके पूजा बहन जी के लिए, कि बड़ा गर्व होना चाहिए इस चीज के लिए सबको, कि कहते हैं ना जिनकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो वो सुंदरतम थैंक यू सो मच। सत्यम शिवम सुंदरम आज हम लोगों को मिला हुआ है, जिनकी राह पर पूजा हम बहन लोग, भाई साहब की जो बेटी है, लौकिक बेटी, वो पीस ऑफ माइंड पे एक सीरीज लेके आती है। भाई वो भी साहब नाम, कल जा रही है, कल माउंट आबू जा रही है, कल से फिर उनका वो जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, इनकी लौकिक बेटी है। इतनी लंबी 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 समय से वो चल रहा है। उनका नाम भी पूजा है, अभी तो अनायका रख ली है। और अनायका करके अब बहुत बढ़िया, अनायका- धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू, आपने आपका एप्रिसिएशन और आपकी दुआएं। पूरे परिवार की तरफ से खूब शुभकामना, ब्राह्मण परिवार की तरफ से, एंड खास करके हम चाहेंगे कि बिल्कुल बहन हमारी इसी तरह, इसी कॉन्फिडेंस लेवल में डायरेक्ट Thank you. जगह थैंक यू सो मच। आज की डेट में इतनी कॉन्फिडेंस लेवल और इतनी चीजें हमने सुनी, और भाई का एंकरिंग
वो अपना जब क्वेश्चन आंसर कट टू कट जाता है, उसका एक आनंद जो है एक अलग ही चीज है। हम दिल से धन्यवाद करते हैं और सबको सुनने वालों को अंधेरी को सबको दिल से बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक थैंक यू यू, भाई साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो इस प्रकार से आपने सुना कैसे, बाकी लोग माइक म्यूट कर ले प्लीज, इनसे भी आवाज आ रही है। तो आज आपने सुना पूजा बहन को माउंट आबू से, और इन्होंने बताया अपनी जर्नी के बारे में। और कि किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं समझता हूँ अभी तक तो कोई क्वेश्चन हमारे पास नहीं आया है। गौतम भाई, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, स्पेशल थैंक्स टू अरविंद भाई, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू पूजा बहन, बहुत सारी थैंक्स विशेष, और आपके लिए बहुत सारी दुआएं भाई बहनों का आया हुआ है। और मैं समझता हूँ आपने सबको, एक भाई ने लिखा है, डॉक्टर मदान साहब ने लिखा है कि मैंने पूजा बहन से मिला था और उन्होंने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व किया था। अंकित झा जी लिख रहे हैं आई हैव अनदर मीटिंग टू द अटेंड, वो शायद निकल गए थे। ठीक है, कोई क्वेश्चन शायद नहीं है, मैं समझता हूँ आपने सबको क्वेश्चन से परे कर दिया है। और हमारे पास और यूट्यूब पे भी मैंने चेक कर लिया है, कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग भाई बहन हमें देख रहे थे, अभी भी देख रहे हैं। और तो सभी भाई बहनों को धन्यवाद जिन्होंने हमें सपोर्ट दिन पर दिन करते जा रहे हैं। हमने मम्मा डे में महिलाओं, स्पेशल महिला सशक्तिकरण के लिए ये एपिसोड शुरू किया था जून के महीने में, और ये सितंबर महीना चल रहा है, सितंबर का लास्ट, और हम एपिसोड को लगातार हर संडे करते ही आए हैं। इवन मैं दिल्ली में था तब भी किया, माउंट आबू में पिछले वीक था तब भी मैंने इस एपिसोड को अटेंड किया था। तो इस तरह से आप सबकी दुआएं, आप सबकी गुड विशेष इसी तरह बरकरार रहे। तो इस एपिसोड को हम आगे भी इसी तरह से जारी रखेंगे और मिलते रहेंगे नए नए कलाकारों से। और आज आपने जर्नी जो शेयर किया हमारे साथ पूजा बहन ने, तो पूजा बहन को मैं लास्ट रिक्वेस्ट करूंगा, क्वेश्चन तो बहुत पूछे, बहुत कुछ हो गया, लाइफ में बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर भी एक चिंता कुछ नहीं हुआ, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। पूजा बहन गाना भी अच्छा गाती है और डांस भी अच्छा करती है। बीके अरविंद जी, आई वुड आल्सो लाइक टू अटेंड दीस एपिसोड्स, तो उसका क्या लिंक ये रहेगा या यूट्यूब का जो लिंक है, आप यूट्यूब का जो लिंक है आपको शायद शेयर किया हो, तो नीचे यूट्यूब का भी लिंक दिया है। अच्छा 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 उस अच्छा, यूट्यूब के लिंक पे ये एपिसोड रहेगा रिकॉर्डेड। ओके जो आपके पास लिंक आया होगा उसमें दो लिंक होगा, एक यूट्यूब लिंक और एक होगा पहले जूम लिंक। जूम लिंक पे आपने ज्वाइन किया, यूट्यूब लिंक पे आपका एपिसोड ऑलरेडी रिकॉर्डेड चला गया, वहाँ यूट्यूब पे हमारे मधुर झंकार यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेगा, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स जो कोई प्रोग्राम आपके अटेंड करना चाहेंगे, सेम लिंक सेम चैनल, दोनों सेम। ओके ग्रेट, वेरी नाइस अभी, वंडरफुल, एब्सोल्युटली नाइस। सेम लिंक रहेगा, हर वीक के लिए सेम लिंक रहेगा, जितना भी एपिसोड चलेगा हर संडे सेम लिंक सेम टाइम 5 to 6:30। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, थैंक यू भाई साहब, हमारा तो जीवन बदल गया बाबा के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत तो लाखों लोगों का बदला है और बदलता ही जा रहा है। और इस एपिसोड से और भी बदलता जा रहेगा, जैसे जैसे हमारे एपिसोड बढ़ते जाएंगे लोग, क्योंकि क्या होता है क्लासेस सुनने से एक अलग बात होती है, अनुभव सुन के हम जीवन में जल्दी ही ग्रैब कर जाते हैं चीजों को, क्या बोलते हैं नटसेल में प्राप्त कर लेते हैं। तो अनुभव से सीखने का मौका इस प्लेटफॉर्म से बाबा ने हमें दिया है, हमें चांस दिया है, तो हम जरूर आपको नए नए अनुभव कराते रहेंगे। तो इसी सीरीज में अभी हम पूजा बहन से सुनेंगे बाबा का एक प्यारा सा गीत, और फिर हम क्लोजिंग करेंगे इस सेशन को, क्योंकि पूरा 6:30 हो चुके हैं। आज जिस तरह से आपको पता है आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, इस सेशन को एंड करेंगे और सभी अपने अपने जहां भी हैं परमात्मा की याद में आधा 1 घंटा बैठेंगे। तो पूजा बहन से हम बाबा की प्यारा सा एक गीत सुनना चाहेंगे और फिर इस सेशन को हम यहीं पे करेंगे। पूजा बहन, सभी को मेरी तरफ से ओम शांति, और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ये मेरा जर्नी को बहुत ध्यान से टाइम देके सुना। 2 लाइन गाऊंगी और उसके बाद से हम सभी परमात्मा से कनेक्ट होंगे। आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में,
फिर भी प्यारे से तुमको पुकारा करूं, मेरे बाबा, मेरे बाबा। ओम शांति। माइक में था। थैंक यू पूजा बहन, धन्यवाद आपका, बहुत ही प्यारी आवाज। और फिर से मिलेंगे, शायद माउंट आबू, हो सकता है दिल्ली, या हो सकता है कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पे, या फिर इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिर से मिलना होगा। तब तक के लिए लेते हैं विदा आपसे, और धन्यवाद, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आपने सुना आज एक रूहानी मुलाकात में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट थी माउंट आबू से डॉक्टर पूजा। और इस तरह से आप लोगों की सराहना, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की आशीर्वाद से एपिसोड हर संडे आपके लिए एक नई मुलाकात लेकर आएगी इसी चैनल पे, जिसका नाम है मधुर झंकार यूट्यूब चैनल। और साथ साथ ये जो जूम लिंक है इस पे भी आपको मिलता रहेगा। अगर जिन भाई बहनों को जूम लिंक नहीं मिलता है, यूट्यूब पे हमें लाइव देख सकते हैं। मधुर झंकार पे जाएंगे तो लाइव इस समय 5:30 बजे चलता है, और आप उस पर सुन सकते हैं हमें एक नए गेस्ट के साथ, एक नए स्पीकर के साथ, एक नई लाइव जर्नी, एक नए टॉक शो में हमें अगले रविवार फिर से मिले 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। और इसी तरह नई नई जर्नी को सुने और अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने की कोशिश करें, जो कि आपको सिखाता है यह आध्यात्मिक जर्नी। तो मिलेंगे अगले रविवार शाम 5:30 बजे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। ओम शांति एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ओम शांति। और सुनेंगे एक प्यारा सा गाना जो लास्ट में आपके लिए मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेकर झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब ना इंतजार कर बैठना, हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों
सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सा नि सा गा सा गा मा पा सा नि दा पा दा मा गा सा मा रे नि दा दा नि रे सा नि मा पा नि सा गा मा पा। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूही। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। बाबा को याद करे, जीवन उसको प्यार करे, सांसों को आबाद करे मेरे मना। सांसों को आबाद करे मेरे शिव खुश रहें और खुशियां बांटें। आप देख रहे हैं मधुर झंकार यूट्यूब चैनल।